Shaji, let's start with a discussion on the reading for today. वो थी the successive stages in anti-traditional action. यही था ना जनाब? तो हतीम यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने पढ़ सके कि नहीं पढ़ सके। और तो सर मैंने इसको शुरू किया, मुझे उसकी समझ नहीं आई क्योंकि मैंने पिछला वाला मिसिंग था। अच्छा, मैंने आप आए नहीं थे? मैं आया था बट वो संडे वाला जो सेकंड मैं मिस कर दिया था। तो वो फिर मैं वो पढ़ना शुरू किया और जी, आपको आवाज ठीक आ रही थी मुझसे? आपकी आवाज जी इतनी भी नहीं अच्छी है। आपकी आवाज कुछ नॉइज़ी आ रही है, पता नहीं सिर्फ मुझे आ रही है किसी और को भी आ रही है। मैं चेक करता हूँ। आपकी तरफ नेट खराब है, आपकी भी ना कट कट के आ रही है, आपकी तरफ को मसला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जुबैर साहब आवाज आपको ठीक आ रही मेरी? मुझे तो ठीक आ रही है। मेरे ख्याल से फारूक साहब का इंटरनेट का थोड़ा सा मेरी तरफ मसला हो गया। सर बेसिकली जो रीडिंग थी उसमें जो मेन उसका पॉइंट था, जो हमने लास्ट टाइम एक वो ट्रायंगल वाली डायग्राम डिस्कस की थी कि ऊपर टॉप पे रियलिटी और एंड पे जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है उसके एंड पे एंटी क्राइस्ट वाली रियलिटी जो आ रही थी। तो ये वाली रीडिंग बेसिकली उसी के स्टेजेस को डिस्कस कर रही थी कि किस तरह रियलिटी से आप अनरियल की तरफ जा रहे हैं। और उसमें उन्होंने एक मेन बात जो की थी ये थी कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल होती जा रही हैं, डीन नेचर और फॉल्सिफाइड होती जा रही हैं, और इन सब को अचीव करने के लिए उन्हें जो हमारी मेंटेलिटी है उसको भी आर्टिफिशियल करना पड़ा। तो जो पूरी वेस्टर्न रेनेसांस से लेके कॉलोनियलिज्म जो आया, वो वेस्टर्नर्स को एज अ टूल यूज़ किया गया ताकि वो जितने अपनी ये सारे ऑपरेशंस पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकें। और फिर उन्होंने एक ह्यूमंस को इंडिविजुअल उसके अंदर उनकी जो मेंटेलिटी थी उसको लिमिट किया अपने माइंड के होराइजन्स तक, और एज अ वर्ल्ड जो उनकी मेंटेलिटी थी उसको भी मटेरियलिस्ट वर्ल्ड के थ्रू, मैटर के थ्रू लिमिट किया, और जो भी उससे ऊपर चीज़ें ताकि कोई उस तक पहुंच ही ना सके। ये पहली स्टेज थी। और फिर उसके बाद वो दूसरी स्टेज का जिक्र करते हैं जो उसमें मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई थी, लेकिन जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हुई थी वो मुझे लग रहा था कि वो जो बात करें काउंटर इनिशिएशन की, कि पहले आपने जो मेन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी था उसको मैटर में कन्वर्ट किया, मैटर तक लेके आए उसकी हद को, और फिर उसको काउंटर इनिशिएशन वहाँ से स्टार्ट हुई। तो जो मुझे काउंटर इनिशिएशन से समझ आई थी वो भी जो मेटावर्स हम लोग देख रहे हैं, जो बिल्कुल मेटा रियलिटी में जा रहे हैं हम, मुझे लग रहा है कि वो उस तरफ बिल्कुल जो रियलिटी है ही नहीं, मैटर भी नहीं है, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये बीच में वो था। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, अभी कुछ चीजें इसमें जाहिर क्लियर नहीं होंगी, अभी डिस्कशन में उम्मीद है और वाज़ेह हो जाएंगी। और रजा, आप बड़े दिनों बाद नजर आए। जी फाइनली वो क्या कहते हैं प्रॉपरली अब शामिल हो सकूं। मैंने रीडिंग की, मुझे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं हो सकी। मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़े। डेकार्ट ड्रीम्स जो है वो तो क्लियर था। जो पहला चैप्टर है, जो पहली रीडिंग है, उसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन उन्होंने जो मेन बात की, जो जिस पे शायद आप वजाहत करेंगे, वो मुझे ये समझ आया कि वो कह रहे हैं कि जब हम ट्रेडिशनल सोर्सेज की भी बात करते हैं तो उसके अंदर भी ह्यूमन जो सोर्स है वो ह्यूमन इंटरमीडिएरीज के थ्रू है, चाहे अब उन्हें आप नबी कहें, वली कहें, औलिया कहें। तो कहने कि जब फिर हम उसका एंटीथेसिस देखते हैं कि उसके अगेंस्ट जो थॉट्स आ रही हैं, तो हम मतलब वो शुरू के अंदर एक कुलिया बयान कर रहे हैं कि एवरी चेंज हैज एन एजेंट। तो उसे अगर हम ज़हन में रखें तो उसके अंदर भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है कॉन्शियसली जो है वो उसे ह्यूमन सोर्सेज के थ्रू से प्रोमोट किया गया। अब वो आगे जाके जहाँ तफसील में जाते हैं वो तो बहुत ज्यादा मैं नहीं समझ पाया, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन उनका जो मेन पॉइंट था वो काफी हद तक जो है वो मुझे क्लियर हो गया। एक्सीलेंट। असल में मेन पॉइंट ही हमें इसमें टेक अवे मेन पॉइंट ही करना है। बाकी अभी आपके साथ देखता हूँ, मुझे खुद भी नहीं याद बाकी क्या था, तो याद आ जाएगा, हाईलाइट्स किए हैं, मगर असल पॉइंट यही था जो आपने बोल दिया।
बाकी इसकी कुछ थोड़ी बहुत डिटेलिंग है, कुछ न्यूएंसेस हैं, वो हम जैसे जैसे चलते हैं तो बात करते हैं। मैं भी एक चीज डिस्कस करना चाह रहा था तैमूर साहब। अब आपकी बात सही आ रही। हाँ जी। अच्छा, इसमें बाकी तो चीजें पूरी वो एक स्टेजेस हैं। एक तो ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि ह्यूमन एजेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, और जिस तरह वो ट्रेडिशन में इन्वॉल्व हैं, इस तरह एंटी ट्रेडिशन में भी ह्यूमन एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। फिर बीच में एक स्टेज आती है जिसमें वो कहते हैं कि रैशनलिज्म है, जो कि सिर्फ रीजन को और रैशनैलिटी को एडमिट करता और किसी चीज को एडमिट नहीं करता। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि रैशनलिस्ट को आज हम जब देखते हैं, नॉर्मली एथिस्ट जो हैं या इस तबीयत के लोग, वो अपने आप को रैशनलिस्ट कहते हैं और उनकी एग्जैक्टली इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जिससे मैं एक और कनेक्शन मिलाता हूँ, वो ये था कि इसी डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां वो अटेंशन जो है, वो सारी अटेंशन, ह्यूमन अटेंशन जो है, वो टूवर्ड्स आउटवर्ड्स कॉर्पोरियल थिंग्स, फिजिकल थिंग्स ले जाते हैं। और वहां पर जो कहते हैं, मतलब कहते हैं कि बेसिकली जो नजर आ रही हैं, फील हो रही हैं चीजें, सेंसेस के अंदर हैं, वही रियल चीजें हैं। और ये मुझे इससे बड़ा याद आता है जो मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि शैतान ने भी जब हजरत आदम को टेम्प्ट किया था और कहा था कि उनका, आई थिंक कुरान में भी इस तरह का है कि मैं तुम्हें वो किंगडम ना दिखाऊं या वो चीजें ना दिखाऊं जो कि हमेशा रहने वाली हैं, और इस तरह की टेम्पटेशन थी। कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि मैं आपको ऐसी चीज ना दिखाऊं। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर भी वही स्टेप्स हो रहे हैं जो कि इनिशियल फॉल के अंदर थे। तो इसमें एक तो ये इंटरेस्टिंग लिंक मुझे लगा। दूसरा, अब एक और बात ये है कि ये जिस तरह कहा कि ह्यूमन एजेंट्स हैं, पूरी एक सोची समझी चीज के तहत है। तो सवाल ये है कि ये ह्यूमन एजेंट्स आपस में तो कनेक्टेड नहीं थे, दे वर स्प्रेड ओवर सेंचुरीज और फिजिकली भी अलग अलग थे। तो अगर ये पूरी स्कीम के तहत हो रहा था, तो फिर इसको मतलब कौन चला रहा था? एक सुप्रा जो इंफ्रा ह्यूमन साइड पर लेकर जा रहा था, वो डाउनवर्ड ट्रेंड जमाने का जो स्टेज है, इसको ओवरऑल कौन गवर्न कर रहा था, कौन मैनेज कर रहा था कि ये नीचे की तरफ लेकर आए, स्पाइरल डाउन करे? ये मेरे ज़हन में सवाल आता है कि ये ओवरऑल कौन देख रहा था। मतलब ये कि आप कह सकते हैं शैतान देख रहा था, उसका पूरा ट्राइब देख रहा था, मतलब वही चीजें जो इंसान को शुरू में टेम्प्ट करती थी, वही क्या इंसान को नीचे ले जा रही थी? वर दे प्लानिंग ऑल दीज थिंग्स? या मतलब ये एक सवाल मेरे जहन में आया था इससे। बड़ा जबरदस्त सवाल है, मेरे भी जहन में आया था। तो उसका हम जवाब अभी कुरान शरीफ से देख लेंगे। बाय चांस मुझे उससे मुताबिक फिर आयत याद आ गई। तो ये बड़ा, हाँ, बहुत वैलिड आपका सवाल है। अच्छा जी, यावर साहब, आप कहाँ तक रीडिंग्स वगैरह में कहाँ तक फॉलो करते हैं? जी मैंने सारी रीडिंग्स की थी जी, पिछले सेशन की भी और इस सेशन की भी। और मैं उन्हें क्योंकि मैं फ्राइडे का सेशन जनरली अटेंड नहीं करना होता, मुझे पता है, तो आई रीड देम एज ऑलमोस्ट एज वन सेशन। और आई थिंक इट वर्क्स बिकॉज दोनों सेशंस एक ही सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं। मेरे ये रीडिंग्स काफी इंटरेस्टिंग है जी, एक लिहाज से कि जो उनका बेसिक, आई फॉरगेट द ऑथर्स नेम, बट जो 4-5 चैप्टर थे, जो उनका बेसिक प्रेमिसेस था, वो ये है कि एनलाइटनमेंट कह लें या रैशनलिज्म कह लें या हम मॉडर्निटी कह लें, ये बेसिकली एक रिडक्शनिस्ट पैराडाइम है, with which you have to absolutely agree। बिल्कुल ये एक रिडक्शनिस्ट पैराडाइम है। और उसे वो कहते हैं कि इसे ये मटेरियलिज्म भी इसलिए लेके आता है कि इसमें because you I think quantity is a very good term to describe कि it focus on quantity. It basically focuses on things that you can sense, that you can get your arms around, and therefore removes any room for anything which is ट्रांसेंडेंट और सुपरा ह्यूमन। यहाँ तक तो इनकी बात बिल्कुल समझ में आती है, और आई थिंक कोई रैशनलिस्ट भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा कि ये बिल्कुल इसी तरह है। उसके बाद अगेन जहाँ पे, और फिर इट्स नॉट अ जजमेंट ऑन माय पार्ट, बट जो उनका चीजें मिसिंग हैं बहुत ज्यादा, उसमें ये चीज, एक तो वो स्पेशली लास्ट चैप्टर जो लास्ट आज के लिए रीडिंग थी, उसमें ही इज इम्प्लाइंग
उसमें या किसी में उससे पिछले वाले में one of the chapters implying बिल्कुल पढ़ के लिखता है there's an ideological slant to it as if this was planned कि ये ह्यूमन एजेंट्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन एजेंट्स कर रहे हैं इन द सेंस के जो रैशनलिस्ट हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट टू इट वाज रीडिंग लाइक कि वो किसी बंद कमरे में बैठ के कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हो रही है और वो सब लोगों ने जिस तरह बिल गेट्स के बारे में दुनिया कहती है कि इसने कोविड चलाया था सारी दुनिया में, इस तरह की कोई चीज नहीं थी। और ये जो रैशनलिज्म है और इसकी जो रिडक्शनिस्ट पैराडाइम है उसके पीछे एक बहुत बड़ा वैल्यू सिस्टम है जो बहुत डिबेटेड है, व्हिच हैज बीन वेरी फॉट ओवर, और जिसके बहुत से बेनिफिट्स हम सब आज उठा रहे हैं। और तो उसमें तो मतलब माय क्रिटिसिज्म ऑन दीज रीडिंग्स वर दैट दे वर डीपली आइडियोलॉजिकल ऑलमोस्ट। मगर जो रीडिंग्स मुझे समझ नहीं आई थी उनका पर्पस मुझे समझ नहीं आया था। वो एक रीडिंग थी ईथर पे, वो मुझे समझ नहीं आई थी कि वो पैराग्राफ 2 क्यों प्रोवाइड किए गए थे, और एक ये मुझे डेकार्ट की ड्रीम्स वाली बात जो थी ये समझ नहीं आई थी कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों बनता है। ये है एसेंशियली ये क्रिटिक के ये सारा कुछ रिडक्शनिस्ट है और इसमें फिर सुपरनैचुरल की कोई रूम बाकी नहीं रहता। that's a valid one and that's the basic paradigm actually. Yeah, excellent. I can completely agree with your reading of it and the critique also. तो मैं भी उसको as suggestions ही रखूंगा क्योंकि that's for each person himself, और उसमें maybe they would need to, if they are really interested in this other aspect, तो उसमें है कि one option is to read more deeply. It's a long book. इसमें छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो क्योंकि बहुत ही हमारे पास इन सेंस इशारा ही करना था, असल तो बात आप तक पहुंच गई है ना, मटेरियलिज्म की बुनियादें। और क्योंकि जस्ट टू राउंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, जिस आर्ग्यूमेंट से वो चल रहे हैं गेनो, मेरा ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है कि एक तरह से कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि चीज भाई जन्नत से कहानी शुरू होती है, जमीन पे तो आती है ना, तो उस लॉजिक से फिर आगे क्या होगा। तो इट इज सॉर्ट ऑफ his understanding of those principles, आप कह लो मेटाफिजिकली प्रिंसिपल कह सकते हो। लास्ट क्लास में हमने इसको समझने के लिए एक मिसाल दी थी यावर साहब कि इस जो भी कायनात होती है, क्योंकि मेटाफिजिक्स का कहना यह कि लातादाद कायनातें हैं। असल गेनो की राइटिंग, इन ऑथर का नाम है गेनोन, तो इनकी राइटिंग से हमें पता चलता है। खैर उससे कतई नजर अब ये जो दुनिया है ये जैसे उन्होंने कहा क्वालिटी और क्वांटिटी या स्पिरिट और सब्सटेंस से मिलके बनती है, तो वो हम खुद मिसाल है कि हमारे अंदर रूह है और हमारा जिस्म है। जब रूह निकल जाती है तो जिस्म डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उस एनालॉजी को उन्होंने बेसिकली अप्लाई किया है इवन इन द आउटवर्ड वर्ल्ड, कि जैसे जैसे इंसान रूह से दूर होता जा रहा है, हम अभी अपने के देख रहे हैं जो केओस हो रहा है, यानी कि दुनिया बिखरना शुरू हो जाती है। तो मतलब ये मुझे this is how I understand it. It's not necessary that we agree with the particular details, but with the overall, I think principles I find them quite believable, कह लें या understandable. जी, मसला इसमें सिर्फ यही कि जो एक रैशनलिस्ट है वो आपके इस एनालॉजी पे कहेगा कि ये रूह किस चीज का नाम है, ये आप मुझे दिखा दें कहाँ होती है रूह, किसी को मिली है। ये तो वो ये कहेंगे कि ये आपका तखय्युल है जिसे आप सोल समझते हैं या रूह के। ये नहीं, वो तो बहस थोड़ी, हम तो ये कह रहे हैं कि हम जिस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, हम तो जो अल्लाह मियां कह रहे हैं हम मान के चल रहे हैं, और जो नबी कह रहे हैं, तो वो जो भी पैराडाइम है उसके जो प्रिजम्पशंस हैं, अगर हम उन्हें पहले हक दे दें कि भाई इन प्रिजम्पशंस पे ये इमारत खड़ी है, तो फिर हम उसको लॉजिकल एंड तक ले जा रहे हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो बिल्कुल और इसका रैशनलिज्म का लॉजिकल एंड ये है कि इसके पीछे फिर आप कहते हैं कि कोई चीज सुपरा नेचुरल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो obviously we give them their turf, but they should give us our turf. The way we understand the world, these are different ways of understanding. जी नौशी। मुझे वो इसमें रैशनलिज्म में एक इंटरेस्टिंग चीज ये नजर आई कि इवन विद इन अस, मतलब कि अगर हम वी डोंट इवन लुक एट देम,
हमारे जो intellectuals, people who are getting westernized education because, as a part of the global system, standardized Western education का standard ही हम follow कर रहे हैं in our own system. तो within that भी ये जो concept of rationalism है in what we're able to just see is, according to the senses is what we will believe. इसमें I feel कि जो कुरान की सूरह नास में जिन्नों का, इंसान और जिन, और सिमिलरली सूरह रहमान में जिन और इंसान का जो बात हुई है, ये दोनों वो सूरतें हैं जो कि बड़ी रिपीटेडली, इवन जो लोग रेगुलरली कुरान नहीं पढ़ते, तो these are repeatedly come across you either as a part of the calligraphy or as part of some architectural monument or any other way. So somehow I feel कि ये for people like around us, who are like us and within us, who now have become very rationalized, so called, उनके लिए एक तरह से ना probably अल्लाह मियाँ ने एक point रख दिया है where they are pushed to just think. Either reject करना भी एक aspect of thinking होता है that you आपकी नजर से गुजर रहा है और आप उसको accept नहीं कर रहे, but even by the point of rejecting is because it's not rationalized. The presence of jinn, because आप उसे define कैसे करोगे, so आप उस सारे aspect को एक psychological trauma में या psychological disease या psychological problem कह के उसे आप scientifically उसे आप side पे कर लेते हो. So I just felt कि somehow कुरान हमें ये दो बड़े significant points हमें जो आ जाते हैं. So even if हम बड़े quantity oriented हों, but we're stuck if we claim to be a Muslim even by birth. तो ये बस मुझे एक point एक जहन में आया था, तो I thought I'd share. अभी आपने वो सूरह नास का जिक्र किया, उसमें फारूक साहब की जो सवाल था उसका थोड़ा सा शायद जवाब मिल जाता है. कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास. सो एजेंट क्या हुआ? शैतान. खन्नास शैतान है, एजेंट नहीं, सोर्स. और किसके थ्रू हमारे सीनों में वो आते हैं? वो इंसानों में से भी होते हैं और जिन्नों में से भी होते हैं. और इधर सिग्निफिकेंट बात यह है कि ये सद्र की बात हो रही है, विच इज द चेस्ट. इसमें दिल तक उसकी रसाई नहीं है. द चेस्ट रिप्रेजेंट्स द सोल, द साइकिक सब्सटेंस. तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब कि बहुत ही ये इशारा है. और इसमें जो गेनोन इस तरह की बात को लिखते हैं ना, कि जैसे यावर साहब ने कहा किसी ने कमरे में बैठ के प्रॉब्ली प्लानिंग नहीं की, मगर व्हाट ही सेज गेनोन is very subtle in the language he uses, क्योंकि पूरी तो आपने नहीं पढ़ी किताब. वो कहते हैं suggestions की बात करते हैं. suggestions जो है वो ख्याल में आते हैं. तो ये अभी जो इस आयत में जहन इनको इस तरह जोड़ता है. और मैं पहली दफा ऐसे कर रहा हूँ, आपको थोड़े से आर्टिस्ट कह ले बच्चों की कंप्यूटर गेम्स की कुछ मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा. तो ऐसा मालूम होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका बेसिकली तखय्युल बहुत तेज होता है और वो ये चीजें डेवलप करते हैं. और राइटिंग में गेनोन की भी और भी इस तरह के राइटर्स की उसमें आता है कि उनकी इमेजिनेशन में जो सजेशंस हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं ना. पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, शैतानी भी आ सकते हैं, विदाउट इवन देम नोइंग. और जो एक न्यूएंस है जो इस राइटिंग में नहीं हमें मिलती, इसी बुक में और जगह मिलती है, वो ये है कि इनके जो एजेंट्स हैं बहुत से डोंट नो, दे जस्ट विदाउट नोइंग. इसकी यानी उसमें भी हायरार्की है. जैसे सम आर इन इट हु आर कॉन्शियस,
इस चैप्टर में उन्होंने उन पे जोर दिया है, बट देयर वुड बी अदर्स। तो ये सजेशन ओवरऑल कल्चर में कैसे कैसे काम करता है उस जुमरे में मैं आपको वो थोड़े से विजुअल्स दिखाऊंगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सी दिस। हमारे जो कह ले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कह ले जो इमेजरी एडवर्टाइजिंग में, मुझे लगता है उसमें काफी नेगेटिव चीजें नजर आती हैं। जी सर ओके, मैं अगर इसे इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि ये एजेंट्स का लफ्ज परहैप्स इज नॉट द राइट वन अगेन। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न लोग कहते हैं उसे, माइकल फूका, आप सबने उसका नाम सुना होगा। उसने अपनी किताब में जिक्र किया है एक चीज को, कहता है एपिस्टीम। ठीक है, ये एपिस्टीम ऑफ आवर टाइम है, और एपिस्टीम का मतलब है कि आप दुनिया को जिस तरह देखते हैं उसकी इतनी अनसेड assumptions आपके पास होती हैं, you don't even realize, you don't even know you are making certain assumptions, and that is how you therefore explain the world। आपकी जो भी सारी चीज होती है उस पे चल रही होती है। तो what I think this gentleman, again I forget his name, जिन्होंने ये चैप्टर्स लिखे हैं, वो एजेंट्स की जगह अगर एपिस्टीम का शायद लफ्ज इस्तेमाल करते तो शायद बेहतर होता कि हमारे जमाने का, हमारी एज का बेसिक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क ऐसा है कि वी डोंट क्वेश्चन अ फ्यू थिंग्स। हमने इतनी वो रिडक्शनिस्ट हो गई है कि वी डोंट क्वेश्चन अ फ्यू थिंग्स एंड टेक देम एज अ गिवन एंड मेक इट आवर स्टार्टिंग पॉइंट। So I think would be a better वो तो देखिए, explanation of this. I agree with that। और उसमें वो एपिस्टीम वाला तो in a sense all of us are now I think agreeing on that with the writer। आपने भी जैसे कहा कि वो आर्ग्यूमेंट तो मेक सेंस, एंड इवन मॉडर्निस्ट हमने देखा साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे जो पिछली परसों की क्लास में था, वो तो ब्रिटानिका या उस किसी से लिया हुआ था। उसमें यही कहा कि इट वाज अ वेरी बिग चेंज इन द वे पीपल लुक्ड एट द वर्ल्ड, एंड इट वाज रियली एट द एक्सपेंस ऑफ रिलीजन एंड सो ऑन। तो ठीक है, मतलब वी कैन कीप दिस क्वेश्चन ओपन। मुझे लगता है कि थोड़े से मैं अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो फिर और क्लैरिटी आएगी। आप मौलाना कुछ ऐड करना चाहेंगे? राइटिंग्स के हवाले से मेरे ख्याल से दो ही राइटिंग्स थी, एक तो ड्रीम्स का हाँ, था, हाँ। वो तो अब वाकई उसकी कंटेक्स्ट क्या थी मुझे भी नहीं समझ आया, तो आज डिस्कस होगी इसके ऊपर। बाकी जो गेनो का वो चैप्टर था, वो बेसिकली मेरे ख्याल से कंटिन्यूएशन थी पुरानी किताब से थी, द रेंज ऑफ क्वांटिटी के, ये उसी का चैप्टर। हाँ। तो उसमें बेसिकली मुझे जितना समझ आया वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो क्वांटिटी को लेके दुनिया आगे चल रही है और अब एक ऐसे नुक्ते पर पहुंचने वाली है कि अब उसकी और आगे वो जा नहीं सकते। तो क्वांटिटी के अब जो नेगेटिव वैल्यूज निकलेंगे उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा था, वो एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं है वो किस तरह से मैनिफेस्ट करेगा, वो नेगेटिविटी होगी क्या, लेकिन वो इतना कहने में समझ में आया कि वो कुछ अब क्वांटिटी के नेगेटिव पहलू निकले, क्योंकि जैसे यावर साहब ने कहा क्वांटिटी ने हमें दिया बहुत कुछ है हमें, मतलब अब उबर की बात कर लें, इंटरनेट की बात कर लें, या फिर जितना भी टेक्नोलॉजी, वो तो एक तरह से साइंस की देन है और वो हम सब यूज करते हैं, लेकिन अब उसका जो नेगेटिव निकलेगा वो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, आई थिंक ये अच्छे पॉइंट पे बात पहुंच गई है। और पहले हम उस चैप्टर का जल्दी से समरी ले लेते हैं और फिर हम फिर ऐड करना चाहूंगा। करो जी, वो ये कि अभी तक हमारी डिस्कशन में एक पॉइंट मिसिंग है और वो है इंडिविजुअलिज्म का, जो कि मेन फैक्टर था जिसने मटेरियलिज्म का जो एडॉप्शन है उसको बढ़ाया। कि पहले सोसाइटी, एक पूरी सोसाइटी होती थी, उस सोसाइटी को इंडिविजुअल्स के अंदर डिवाइड किया गया और उसके बाद उन लोगों ने मटेरियलिज्म को अडॉप्ट कर लिया। और दूसरा पॉइंट ये कि मैं ह्यूमन एजेंट्स वाली बात से 50% एग्री करता हूँ, 50% डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि आई बिलीव के जितने भी दुनिया में चेंजेस आते हैं वो एक डिवाइन सोर्स के हुक्म से ही चेंजेस आते हैं। उसकी एग्जांपल, एक रैशनल एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि इंसान 10,000 साल से दुनिया के ऊपर है, लेकिन उसने पिछले 200 साल में या 250 साल में ही इतनी ज्यादा तरक्की क्यों की है?
तो और ये चूंकि एक डिवाइन सोर्स होता है जो कि जिस तरह के, अगर मैं एग्जांपल दूं, ये डेकार्ट की ड्रीम्स या ककूल की ड्रीम जिसमें उसने बेंजीन स्ट्रक्चर का, उसको पूरा बेंजीन स्ट्रक्चर नजर आया था कि बेंजीन ऐसे साइक्लिक बनती है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक डिवाइन सोर्स है जो कि सारे चेंजेस ड्राइव करता है। जो इसमें ह्यूमन एजेंट्स कहा गया है वो बेसिकली एक पूरी रेस को कहा गया है एज ए ह्यूमन रेस, ना कि वो एक एक बंदे को। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव, आई थॉट आई शुड कंट्रीब्यूट। यस, एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छा है। इसमें बस मैं आपसे कहूंगा, इस पे जरा गौर जरूर कीजिएगा। सूरह 3 में जो है ना कि वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बहुत ही एक्सीलेंट मॉडल पे या एक्सीलेंट मोल्ड में बनाया। ठीक हो गया, ज़ाहिर जन्नत में था तो परफेक्ट ही होगा ना। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, और फिर हमने उसको गिरा दिया लोएस्ट ऑफ द लो। तो ये भी तो एक डिवाइन स्कीम ही हो गई ना। चलिए आप इस पे गौर कीजिए। तो दैट सॉर्ट ऑफ मैचेस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन। एक तो ये बात थी, और इंडिविजुअलिज्म वाला आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। तीसरा क्या पॉइंट था आपका? हाँ कि ये ह्यूमन एजेंट जो है ये एक एज अ रेस या पूरी सोसाइटी को उन्होंने कहा, जो यावर साहब बात कर रहे थे। चलिए अभी हम आगे चलते हैं फिर। मेरा ख्याल है अगर किसी और ने नहीं ऐड करना तो ये सवाल अभी है इनका, उम्मीद है कुछ क्लैरिटी आएगी। जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी समिया है। हाँ जी सर, मैं इसी में थोड़ा सा ऐड करी थी कि जो आपने सूरह 3 का दिया है कि सुम्मा रददनाहु यासा अस्फल साफिलीन अहसनुल तकवीम, ये तो नहीं है कि ये सुप्रा ह्यूमन और ये जो टू इंफ्रा ह्यूमन वाला जो सारा है। जी मैं यही सजेस्ट करना चाह रहा हूँ जी, मैं यही सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि एक तरह का ये असूल आ गया ना। तो हाँ मैं ये सॉर्ट ऑफ मोहम्मद अहमद की बात का उसको मैं सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि इसको उल्टी तरह देख सकते। अगर डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमें तो तरक्की नजर आ रही है, मगर ये मादी तरक्की है ना। तो इंसान वल्लाह आलम, मतलब है हमारे पर्सपेक्टिव से तो कहने की जरूरत नहीं है। इसमें देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कॉल है, उससे शायद ये बात और वाज़ेह हो जाएगी। What shall it profit a man to gain the whole world but to lose his own soul? ये पैराबल है बाइबल की, वो द प्रोडिगल सन, आई थिंक उसमें तो मतलब है कि वो प्राइस क्या है ना। जी। तो ये नहीं मैं देखना चाहता, सॉरी, हम देखना चाह रहे हैं वो पहला चैप्टर ये ना। तो आप सबने ये पॉइंट तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ऑल इफेक्टिव एक्शन नेसेसरली प्रीसपोजेस एजेंट्स। क्योंकि हम बड़ा जंप करके इस चैप्टर पे आए तो जाहिर है बीच की चीजें गायब हैं, तो दे आर ऑल इम्प्लाइड आई गेस। और ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज यहाँ तक पहुंची है ना, वो आप सबने कहा। एंटी ट्रेडिशनल एक्शन इज लाइक ऑल अदर काइंड्स ऑफ एक्शन। ठीक हो गया। और जाहिर है ये लफ्ज ट्रेडिशनल आप समझ ही गए कि सेक्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स के लिख रहे थे, वहां रिलीजन का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था। अर्ली 20th सेंचुरी में किसी ने एक किताब पढ़नी भी नहीं थी, इतना ज्यादा मुतनफिर था वो 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो खैर ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अबाउट द टर्म्स। सो हियर द पॉइंट आप सबने पॉइंट आउट किया है, इट मस्ट ऑफ नेसेसिटी इन्वॉल्व द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एजेंट्स। The fact that it has conformed to the specific character of the cyclic period in which it has been working explains why it was possible and why it was successful. यानी नेगेटिव पावर्स तो शुरू से हैं, मगर जब तक रोशनी ज्यादा होती है तो अंधेरा तक होता ही नहीं है, सायों में थोड़ा बहुत नजर आ जाता है। जब रोशनी कम होती है तो अंधेरा ज्यादा लगने लगता है। अब दिन भी तो है ना, चढ़ता है फिर ढलता भी तो है। वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात।
प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उसको प्रिंसिपल्स की तरह देखें और इस किताब के स्ट्रक्चर से देखें तो चीजें मैच होती नजर आती हैं, जो कुरानिक पर्सपेक्टिव है. For the spiritual influences themselves act in every traditional organization, ये भी आप सब कह चुके हैं. ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है तुरुक हो गए, जो भी सारे स्पिरिचुअल हैं organizations through human beings as intermediaries and as authorized representatives of the tradition. ये बेसिकली जो इनिशिएटिक सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कैरियर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशन है, क्योंकि वो नबी से चलता है. जो भी ट्रेडिशन है उसके नबी से रूहानियतें चलती हैं. लोग बैठ के उठ के कमरों में सोच के नहीं बन जाते. तो ये उस प्रिंसिपल पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न दौर में जैसे अहमद ने कहा हम इंडिविजुअलिज्म पे इतना फोकस हो गए तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ना अजीब लगती. अब ये यावर साहब के हवाले से मेरे ख्याल से इसमें जवाब है. All the more reason why the same condition should apply when only psychic influences. ये जो नौशीन ने कहा था, ये जिन और वो वाली बात हो रही है शयातीन की, कि वो साइकिक वर्ल्ड से आगे तो नहीं जा सकते. Come into the picture, especially such as are of the lowest order. अच्छा जी, अब वो बातें तो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. आगे अगला पॉइंट, ये मैं अभी खुद ही कह नहीं सॉरी, ये साइकिक वाली बात मुझे समझ नहीं आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये आप कैन यू काइंडली एक्सप्लेन? ये बेसिकली ये कह रहे हैं जो एंटी ट्रेडिशनल एक्शन है वो बेसिकली शैतानी एक्शन है ना. तो वो जैसे अभी सूरह नास में देखा या कि इट साइकी तक ही उसके इन्फ्लुएंस है ना, कल्ब या रूह तक तो वो नहीं पहुंच सकता. और जाहिर है ये इन्फ्लुएंसेस फिजिकल तो नहीं है. ओके, गॉट इट. ओके, इन द सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर वी मेड, पहले कुछ लेक्चर्स में हमने कोशिश की थी. अब आ जाते हैं कि ये जो रूहानियत है, इनिशिएशन उसको कह रहे हैं. इनिशिएशन का मतलब होता है बैत करना. बैत आप अपने उस्ताद से करते हैं. उस्ताद की बैत किससे थी? उसके उस्ताद से थी. उसकी किससे थी? उसके उस्ताद से थी. और वो कहाँ पहुंचता है? हजरत अली और हजरत अबू बकर के थ्रू हुजूर पाक तक पहुंचता है. इसलिए ये इतना अहम लिंक है. और इनफैक्ट ये तो मेन है ना, मगर और भी जो इल्म के उस्ताद शागिर्दी के है सिस्टम, हर ट्रेडिशन में उसको बड़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि अमूमन उसके एंड पे कोई रूहानी शख्सियत होती है. चाहे आप उलमा से भी मिले ना, तो वो दे फील ब्लेस्ड इन नरेटिंग हदीस बिकॉज दे नो कि इसका अनब्रोकन चेन हुजूर तक जाता है. कुछ हदीसें ऐसी हैं कि जो हुजूर ने इशारा किया था ना, वो उस्ताद का फर्ज होता है कि उसी तरह बैठता है, फिर उसी तरह इशारा करता है कि वो चीज भी पास ऑन होती रहे. तो बहुत ही ये खूबसूरत और मतलब है ये जो तरीकेकार है, ये ऐसे ही नहीं है कि भाई मक्खी में मक्खी नहीं मार रहे. इट डज कैरी द स्पिरिट ऑफ द थिंग. कहते हैं ना, चले डिटेल में मैं नहीं जानता था. अब देखिए ना, इनिशिएशन इन व्हाटएवर फॉर्म इट मे अपीयर इज दैट व्हिच रियली इनकार्नेट्स द स्पिरिट ऑफ अ ट्रेडिशन and is also that which allows of the effective realization of suprahuman states. ये हमारा अभी मौजू नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप भी कर सकते हैं. जब हम मिस्टिसिज्म पे आएंगे तो ये उसका बुनियादी असूल है कि अगर आपने ऊपर जाना है तो वो हजूर के साथ लिंक के बगैर नहीं जा सकते. वो इनिशिएशन लाजमी है, और ये हर ट्रेडिशन में ऐसी है. अब जिस पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये तो रूहानियत से जोड़ता है ना, therefore initiation is the thing that must be opposed. आजकल कितने सब लोग कहते हैं कि ये बिदअत है. अब वो अच्छी नीयत से कहते हैं, मगर कैसे स्लोली स्लोली थ्रू मटेरियलिज्म ही है ना. अब गांधी साहब कितने सिंसियर हैं अपने काम में, मगर अगर आप उनका वो लेक्चर सुने तो इट इज अ कंप्लीटली रैशनलिस्ट मटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें फिर रूहानियत तो कहते हैं ही नहीं, ये तो ख्याल है. आप लोगों ने सुने. एनीवे आगे चलते हैं. तो यानी कि जितना रैशनलिस्ट मटेरियलिस्ट होगा उतना ही रूहानियत के खिलाफ होगा. इसमें जी अथॉरिटी होती है, ये तो बाद में बनी है, इसका दीन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं. इट्स अ पैरेलल दीन. नोइंगली और अननोइंगली माहौल ऐसा बन जाता है कि इसके अगेंस्ट हो जाता है.
Now, जो ज्यादा इस चैप्टर का फोकस है वो है काउंटर इनिशिएशन इज देयरफॉर द बेस्ट फॉर डिस्क्राइबिंग दैट टू विच द ह्यूमन एजेंट्स थ्रू whom the anti-traditional action is accomplished belong. इस पे ज़ाहिर है बहस भी की जा सकती है, कई लोगों ने इस पे डाउट, फारूक साहब ने भी, यावर साहब ने भी, तो इसको अभी हम पार्टी रखते हैं, ये अब एक उनका मौकफ है, हाइपोथेसिस है. But according to him, this is how it should be if you just apply the principle. अगर डार्क रोशनी है तो डार्क होना भी जरूरी है, उस पे अभी हम आने वाले हैं. तो मैंने अपना आर्गुमेंट इसी तरह कंस्ट्रक्ट किया इस स्ट्रक्चर में. आप जरूरी नहीं एग्री करें, मगर एक आर्गुमेंट पूरा करने के लिए. अब कह रहे हैं all that which really constitute modern civilization, everything seems to be increasingly artificial, denatured and falsified. इसमें तो मेरे ख्याल है किसी को शक नहीं होगा कि जिस तरह की प्लास्टिक और स्टील और ग्लास एनवायरनमेंट्स हम बनाते हैं नेचर से, तो ये कह रहे हैं एक तरह से एक माहौल पैदा करती हैं जिसमें स्पिरिट का तस्वुर ही मुश्किल हो जाता है. If everything has become artificial, the mentality to which this state of things corresponds must be no less artificial than everything else. That it too must be manufactured and not spontaneous. तो इसका मकसद क्या है एंटी ट्रेडिशनल एक्शन का कि एक तो जहनों को बदला जाए और जो रिवायती इंस्टीट्यूशंस हैं ये the anti-traditional action necessarily had to aim both at a change in the general mentality and at the destruction of all traditional institutions in the West, since the West is where it began to work first and most directly. और फिर जाहिर है बाकी दुनिया में इतना बुरा हाल नहीं है, वहां तो बाकायदा जड़ें काटी गई आहिस्ता आहिस्ता जो भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस थे, और माहौल ही ऐसा बन गया कि लोग उनसे वैसे ही दूर हो गए, दुनिया में पड़ गए. तो इनके ख्याल से ये जो जहन का बदलना है ये पहले है, बाकी चीजें तो खुद ही हो जाएंगी ना. जब जहन बदल जाएगा तो दुनिया, ये भी उन्होंने कहीं कहा है. अब उसका कुछ निशानियां बता रहे हैं कि इतनी जल्दी से 100-150 साल में कैसे हो गया कि जहनियत ही मिडिल एजेस और रेनेसांस में जैसे फ्लिप ही कर गई. If one thinks of the total incomprehension of the Middle Ages in everything connected with them, which became apparent in the 17th and 18th centuries, it becomes easy to understand that so complete and abrupt a change cannot have come about in a natural and spontaneous way. अब ये इनका मौकफ है कि ये इसको पुश किया गया इस तरह. ये सब आप लोग बातें कर चुके हैं, क्योंकि टाइम कम है इसको मैं स्किप कर देता हूँ. ये आई एम श्योर ये अहमद ने भी कहा था, ये भी किसी ने कहा था, बिल्कुल रजा ने शायद कहा था. सबसे पहले डेकार्ट ने मैकेनिज्म ही किया ना, हम क्योंकि उसके ड्रीम की तरफ जाना चाहेंगे, और फिर मटेरियलिज्म, फिलोसॉफिक मटेरियलिज्म उसके बाद जन्म लेता है. और जैसे मेरी भी स्लाइड्स में था कि भाई फिर रियलिटी क्या है, ये जो फिजिकल दुनिया, इंसान क्या है, वो बॉडी एंड माइंड, ये तो हम देखेंगे ही शायद अगली क्लासों में कि साइंस वाज इन द स्टार्ट मैकेनिस्टिक फ्रॉम डेकार्ट, फिर वो मटेरियलिस्टिक हो गई 18th सेंचुरी में. ये बड़ा खूबसूरत जुमला है जो आज हम उसमें रह रहे हैं. जब ये लिख रहे थे तो इतने हद तक हम मशीनों के गुलाम नहीं हुए थे. मैन मैकेनाइज्ड एवरीथिंग एंड एंडेड एट लास्ट बाय मैकेनाइजिंग हिमसेल्फ. अब ये है जो मैं प्रिंसिपल बार बार कह रहा था कि पहले तो मटेरियलिज्म यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियलिज्म आता है, मगर फिर उसके फौरन बाद या उसके साथ साथ दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है, विच इज नॉट टू सॉलिडिफिकेशन बट टू डिसोल्यूशन. तो इस बुक का जो सेकंड हाफ है वो ज्यादा इस पे फोकस करता है. इसकी जो आप लोग जिस पे अभी सवाल करें उस पढ़ना चाहें तो ये बुक मैं शेयर कर दूंगा. इसमें मुख्तलिफ पहलू दिखाए हैं एंटी ट्रेडिशनल. वो इतनी डार्क है वो मैं क्लास में नहीं पढ़ता, ये बुरी चीजों की क्या बात करेंगे, तो वो आप खुद ही पढ़ लेना किसी को शौक हो.
ये भी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रिंसिपल बताना चाह रहे हैं वो इसमें है. After having enclosed the corporeal world as completely as possible, to open it up again from below, so as to allow the dissolving and destructive forces of the inferior subtle domain. यावर साहब और कुछ लोगों का जो सवाल था वो ये फोर्सेस की बात हो रही है. और अब मैं बच्चों के कार्टून्स आपको दिखाऊंगा तो आप इससे मैच करेंगे तो आप कहेंगे अरे ये इस तरह देखें तो हाँ वाकई शायद ऐसे ही है. मतलब क्या है, जरा एक्सप्लेन करेंगे सर वो इमेजरी दिखाऊंगा तो खुद ही एक्सप्लेन हो जाएगा. उससे पहले तैमूर साहब इस पे ये जो आपने अभी जो आखिर में सेंटेंस हाईलाइट किया हुआ है इस पर वैसे तो एक हद तक समझ आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा मतलब डिस्कस कीजिएगा अभी या नेक्स्ट सेशन में. लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो ओपनिंग अप टू द इंफीरियर सटल डोमेन और ये जो फोर्सेस हैं ये थोड़ा सा तवज्जो तलब है या वजाहत तलब है. इस पे मैं एक जुमला कहता हूँ, फिर वील टेक अ ब्रेक. फिर 8:30 से हम सेकंड शुरू करेंगे, उसमें फिर हम डेकार्ट ड्रीम से शुरू करेंगे. आई थिंक दिस हैज सेट द स्टेज फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय आर्गुमेंट. उसमें वो आपको याद होगा हमने कहा था कि एक तरफ कॉस्मोस है विच इज अ हार्मोनियस क्रिएशन, उससे अपोज्ड केओस है. सो दीज आर द फोर्सेस ऑफ केओस. ये हर ट्रेडिशनल क्रिएशन स्टोरी में भी आती हैं. आप ग्रीक्स ट्रेडिशन में लाए तो इट इज द फाइट बिटवीन द टाइटन्स एंड द गॉड्स. गॉड्स आर द एंजल्स, टाइटन्स आर दीज नेगेटिव फोर्सेस. हिंदू ट्रेडिशन में भी ऐसे ही है. इशारतन बात कर रहा हूँ. और बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि केओस, कॉस्मोस इन केओस, लाइट एंड डार्क की जंग है. तो नॉर्मल हालात में तो जो डार्कनेस सबड्यूड ही रहती है, इसलिए जब कमजोर में पड़ता है तो बार बार अंबिया आ जाते हैं. और ये स्पिरिचुअल एक्शन से ये इंसान की भी सोल का यही हाल है. उसमें एक केओटिक एलिमेंट है और उसमें जब लाइट का असर होता है तो फिर वो सबड्यू हो जाता है. तो एक तरह के ये कह लो कि कॉस्मिक प्रिंसिपल, चाहे इंसान हो या दुनिया हो, कुछ भी हो. और इस पे ज़ाहिर सोचने है, शायद मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी आपके सामने पेश किया है. जी इजाजत हो तो जल्दी से ये आखिरी हिस्सा पढ़ के तो हम डेकार्ट्स ड्रीम पे चलते हैं. आखिरी हिस्सा अगर आप गौर से पढ़े तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज था कह लो ह्यूमनिज्म वगैरह, डेकार्ट का वो सारा मैकेनिज्म, उससे मटीरियलिज्म, कहते हैं ये फर्स्ट फेज है सॉलिडिफिकेशन का. The first phase was in a sense virtually complete and could be left to take its course in the form of a development of everything implied in materialism as such. ये जुमला इंपॉर्टेंट है. फारूक साहब आप आ गए? मैं जल्दी शुरू कर दूं. नहीं सर, टाइम पे शुरू किया आपने. अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, सॉरी मैं आ गया हूँ. हाँ, मैं आखिरी पैरा पढ़ रहा था ताकि जस्ट टू रीइटरेट कि जी मैक्सिमम मटेरियलिज्म जब पहुंच जाता है, दैट इज द मोमेंट एट विच द प्रिपरेशन ऑफ द सेकंड फेज बिगैन. जो उन्होंने कहा था डिसोल्यूशन का, सॉलिडिफिकेशन के बाद डिसोल्यूशन. एंड नन बट इट्स फर्स्ट इफेक्ट्स हैव एज येट बिकम अपीरेंट. ये 1949 में लिख रहे हैं. But they have become sufficiently apparent to allow their sequel to be foreseen, and to make it possible to say, with no exaggeration whatever, that the second aspect of anti-traditional action moves from now onwards into first place in the designs of what was at first comprehensively described as the adversary, but can now and with greater exactitude be named the counter-initiation. So ये मतलब इनका आर्ग्यूमेंट इस तरह से. अब हम अब ये इस जुमला ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी रोशनी में डेकार्ट के ड्रीम को देखने की कोशिश करें. सो दैट इज व्हाई आई पुट इट इन. अब इस पे जिसने पढ़ा है प्लीज वो शेयर कर ले. हाँ सर रिपीट कर सकते हैं लास्ट जुमला जो आप कह रहे थे, डेकार्ट की ड्रीम को. जी बिल्कुल. जनरल जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये सजेशन कह लो, ये जो इधर बात हुई थी सटल इंफीरियर सटल इन्फ्लुएंसेस कह लें, जस्ट कीप दैट जुमला इन माइंड. सटल इंफीरियर इन्फ्लुएंसेस ऑफ अ साइकिक काइंड.
ये देखो ना, to open it up again from below so as to allow the dissolving and destructive forces of the inferior subtle domain. हम इसकी illustration में मैं डेकार्ट का ड्रीम ला रहा हूँ. अच्छा. हाँ, मतलब this is the I hope, let's see what all of you say. तो अगर ये कोई पढ़ ही दे या आपने पढ़ लिया सारों ने, तो कोई समराइज कर दे. पढ़ लूं? जी जुबैर साहब. जी सर. ये आप पढ़ दें तो जरा बड़ा, इसको बड़ा कर दूं? नहीं ठीक है, मेरे लिए तो सही है. Descartes' 3 dreams happened on the night of November 10, 1619. सर पूरा पढ़ना है? जी. The culmination of days of आपको बता दूंगा जहां रुकना हो. The culmination of days of fevered concern with the search for truth. In the first dream, Descartes is walking through the streets haunted by terrifying phantoms. A severe weakness in his right side forces him to bend over to his left. He tries to straighten up, but a whirlwind spins him 3 or 4 times on his left foot. More frightening is the thought that he's falling at every step he takes. Then he enters through the open gates of a college, seeking relief and intending to pray in the college chapel. But he has passed someone he knows without hailing him. He tries to turn back to greet him, but the wind hurls him against the chapel. At the same time, he sees the college courtyard another person who greets him and tells him that Monsieur N has something to give him. Descartes imagines it is a melon brought from a foreign country. The people standing around him are firm on their feet, whereas he is staggering about, even though the wind has abated. Then he wakes with a pain making him fear that an evil demon is leading him astray. He rolls over from being on his left side, where he had fallen asleep, and prays to God for protection from the devils, from the dreams, evil effects, and from the misfortunes that might invite divine retribution for his sins. Though others might have thought that hitherto he has led an upright life. देखिए, यहीं तक हमें काफी चीजें मेरा ख्याल है कि मिल रही हैं. एक तो पूरा इसका जो डिसओरिएंटिंग सा सिचुएशन है, और यहाँ तक कि ही हिमसेल्फ सेज कि भाई वो evil demon is leading him astray. इसकी मैं आपको आर्टिकल दूंगा जिसमें पूरा ड्रीम जरा डिटेल में है. उसमें तो ये काफी क्लियरली कहता है कि there is this जिन या कुछ ऐसी बात करता है. टाइम वापस कब आप पढ़िएगा, वेयर ही कई दिनों से इसको ये मसला हो रहा था और इसको पहले ही बता दिया गया था कि ड्रीम्स आएंगे तुम्हें. अब हम कहते हैं अब ये रैशनलिज्म का आगाज हो रहा है और साइंटिफिक मेथड का आगाज हो रहा है, तो उस पर बस आपको गौर करने की बात है. जी अली अच्छा, ये तो ज़रीन आपा जी, इसका नाम भी चेंज कर दीजिएगा मेरा, बट इसको गलती से म्यूट कर दिया आपको. आपको ये तो कैमियो आपने कर दिया है ज़रीन आपा का यहाँ पे आज. मेडिकली किस तरह आप कर सकते हैं इसको रेकंसाइल, बिकॉज डीमंस एंड ऑल दैट आज भी सुनते हैं, but then one finds out that there's something also medically which is not correct. So medical explanation क्या हो सकती है इसकी? ये एंड में बात होगी, ये फिर डिट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि पिछली क्लास में काफी कुछ हो चुका है ना, तो ये उस तरह रेलेवेंट नहीं है. मेडिसिन तो पहले ये मटेरियलिस्ट मेडिसिन है ना, वो कहती है मैटर के अलावा कोई कॉज ही नहीं है, तो वो तो बहस और हो जाएगी ना. उसमें हम उसी की बुनियादों पे जा रहे हैं. तो मैं इधर ये आपसे बस ये 2-3 पॉइंट्स कहना चाह रहा था. फारूक साहब, ये कुछ आपको इसमें आप कनेक्शन नजर आ रहा है? जी, मुझे एक और चीज नजर आ रही है कि ये इसका जो इसमें अगर हम देखें तो एक बंदा सस्पेंस की हालत में है और ही इज कंसिडरिंग ऑल द साइड्स, ही इज ओपन टू ऑल थिंग्स. और अगर हम यहाँ पर देखें तो आखिरी 3-4 लाइनों में, शुरू में वो जब जाता है कॉलेज में तो ही वांट्स टू गो टू द चैपल एंड प्रे,
मतलब ये बड़ी डिफरेंट उसकी एक इंक्लिनेशन शो कर रहा है। अभी तक ही इज ओपन या सेंटर में है, दोनों तरफ देख रहे हैं, मगर उसके बाद आखिर में ऑलमोस्ट बड़ी मुसलमानों वाली बात उसने की है कि जब बुरा ख्वाब आया तो उसके बाद अल्लाह मियां से कहता है कि अल्लाह मियां मुझे इसके बुरे असरात से बचा ले। ये बात भी यहाँ तक करता है वो। तो यहाँ तक हाँ, इसको ये देखता हूँ कि यहाँ तक ही वो अभी तक वो पूरा हार्डन नहीं था अपने वो जो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में या रैशनलिस्टिक एस्पेक्ट में। आगे जाके दो और ख्वाब वो स्टेप बाय स्टेप उसको ले जा रहे हैं दूसरी तरफ। यहाँ तक वो अभी भी मतलब अभी तक डिटरमिन नहीं था, आगे जाके उसकी डायरेक्शन क्लियर होती है फर्दर। मतलब मैं इस तरह भी मैं इसको ख्वाब को देखता हूँ, पहले वाले ख्वाब को कम से कम। हाँ, लेट्स सी, अब थोड़ा आगे पढ़ दे जुबैर साहब जी। Falling asleep after a couple of hours thinking about the good and evil in the world, Descartes has the second dream. A piercing noise, he thinks a thunderclap, frightens him back to the waking state, and on opening his eyes, he sees about him large numbers of fiery sparks. This is not the first time he has woken up to find his eyes emitting sparks by which he could see objects close by. Finding a satisfactory natural explanation of the strange phenomena, he falls asleep again. I think here again it's quite clear, ये fire और इस तरह की चीजें और thunder clap और काफी, ये भी काफी strange ही है scene. I mean, for me it's very obvious. और आप लोगों को मैं आर्टिकल दूंगा, आप पूरा पढ़िएगा ड्रीम तो और क्लियर हो जाएगा। ये फिर आगे जो है ना, आखिरी ड्रीम जो है ये आपके खुद पढ़ने का है, भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि दिस इज इट्स इन अ सेंस इसमें इसको ना दो किताबें बेसिकली दिखाई जाती हैं। एक डिक्शनरी होती है विच इज जस्ट लिस्ट ऑफ वर्ड्स, एक तरह के रैशनल नॉलेज है। दूसरी तरफ एक पोइट्री की किताब है। इन अ सेंस दिस इज व्हाट हैपेंस टू द वेस्टर्न माइंड। ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तरफ रैशनल नॉलेज कह लो, एक तरफ पोएटिक कह लो। तो ये तो खैर मेरा अपना है, आप खुद पढ़ के अपना अंदाजा लगाइएगा, मगर ये जनरल एक माहौल मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जी जनाब रजा साहब। इसमें बस वो एक सिंबलिज्म मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि वो डिक्शनरी जो से दिखाई गई, वो जिस तरह हजरत आदम को अल्लामल अस्मा कुल्लाहा वाली चीज है। तो इवन दो उसका मतलब बड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वही के जो डेफिनेशंस चीजों की या उनकी हकीकत और मार्फत है, तो वो वाली सिंबलिज्म मेरे जहन में आ रही थी कि मतलब वहाँ डेफिनेशंस ही बदल गई उस जमाने के बाद। मतलब मॉडर्निज्म के अंदर जो है वो अशिया की हकीकत और उनका तारुफ, ये तो है चीजों की इंफॉर्मेशन है ना, जबकि जो आदम को दिखाया गया वो तो हकीकत थी ना, और बात इनकी भी कह सकते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से यही बात थी। तैमूर साहब, सेक्रेटरी demands या begs some explanation या some discussion बताएं कौन सा? मतलब आप मैंने कहा आप उस पर थोड़ा वो बताएं कि क्या उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम पढ़ा था, आई हैव माय ओन आइडियाज, लेकिन मैंने कहा आप बताएं कि आप गाइड करें कि क्या हुआ है। क्या हुआ खुद देख ले। एक बादल गरजने का, एक जोर से गरजने की आवाज आ रही है, बेचारा डर भी गया, और ये फायरी स्पार्क्स निकल रहे हैं इधर उधर से कमरे में, बल्कि कई इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है कमरा वाज फुल ऑफ स्पार्क्स। तो बस मैं इतना ही अब क्या कह सकता हूँ। अब इसमें वो गेनों की रोशनी में खुद ही अंदाजा कर ले। अब मेरे ख्याल से मैं आपसे वो शेयर करता हूँ जो मैं करना चाह रहा था, वो रह गया, इससे पहले दिखाना चाहिए था, नहीं अभी भी दिखा सकते हैं। ये सूरह मुजादिला की 3 आयतें हैं, 19-20 4 आयतें, बहुत जबरदस्त है। अस्तहवज़ अलैहिम शैतानु फअनसाहुम ज़िक्रल्लाह। तो शैतान ने उन पे गालिब आ गया और वो अल्लाह को भूल गए, उसकी याद को। उलाइका हिज़्बुश शैतान, वो जो कह रहे हैं ना एजेंट से सारा वो कुछ, वेरली दीज आर द पार्टी ऑफ द इविल वन। इसके ऑपोजिट कुरानिक टर्म क्या है? हिज़्बुर रहमान।
होपफुली आप मेरा आर्ग्यूमेंट फॉलो कर रहे हैं या गैनो का कर रहे हैं। ये क्या हो गया जी? अब ये वो लोग हैं जो खुदा के की याद को भूल गए, तो वो कौन हो गए? वो शैतान के साथी हो गए। अब ये लोग हैं, अला इन्ना हिस्ब शैतानी हुमुल खासिरून, बेशक जो शैतान की फौज है या पार्टी है वो खसारे में है। उस कॉन्सेप्ट को मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ। बेसिकली उन्होंने अंग्रेजी में कहा, वो थोड़ा एलियन शायद लग रहा हो, मगर प्रिंसिपल तो एक ही है ना। इन्नल लजीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन, बेशक वो लोग जो अल्लाह के खिलाफ हो जाते हैं या उसको रजिस्ट करते हैं अल्लाह और रसूल को, वो जलालत में होंगे। कतब अल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़वियुन अज़ीज़, और अल्लाह ताला ने तो लिख दिया है कि गालिब तो मैं ही आऊंगा और मेरे रसूल है। ये भी एक असूल है कि एट द एंड ऑफ द डे लाइट विल विन बिकॉज गॉड इज फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ही कैन एनफोर्स हिज विल। ये आखिरी इसकी आयत है जो बहुत खूबसूरत है। और नहीं तुम पाओगे ऐसे कौम को, मोमिनीन को, जो अल्लाह पे और आखिरत पर ईमान रखते हो, आखिरत के दिन पे, और वो loving those who resist Allah. Thou will not find any people who believe in Allah and the last day loving those who resist Allah and His messenger. जिनकी अभी पहले बात हुई है, जो रेजिस्ट करते हैं, वो इवन दो वो उनके चाहे वालिद हो, फादर्स इंसान, समझ रहे हैं आप? ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम, चाहे उनके वालिद हो या उनके बेटे हों या उनके भाई हों या उनके कबीले वाले हों। क्यों? उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ईमान लिख दिया है। अब ये रूहानियत की तरफ इशारा है जो उन्होंने कहा था ना, जो वअय्यदहुम बिर्रूहि मिन, और उनको मदद दी है अपनी रूह से। तो ये कितना, वो इनिशिएशन भी इससे वो हो जाती है। एक तो इंसानी तौर पर आप ईमान ला रहे हैं और आपके दिल में ईमान है, और फिर ये जो बात नहीं हो रही, स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशन, इनिशिएशन, ये रूह की बात है। सही हो गया जी। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी, और हम उनको दाखिल करेंगे जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा उसमें रहेंगे। राजी है अल्लाह उनसे और राजी हैं वो अल्लाह से। अब ये वो जुमला है, और ये कौन है? उलाइका हिज़्बुल्लाह, इधर ये नाम, ये अल्लाह की पार्टी है। इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, और बेशक अल्लाह की जो पार्टी है वो फलाह पाने वाली है। तो बस इतना सा आज आगे आपके सामने पेश करना चाह रहा था, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है क्योंकि एक ही चैप्टर शेयर किया था। तो इसमें आई वुड लाइक योर इनपुट। उसके बाद टाइम हुआ तो, वरना वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वरना बच्चों का कुछ कार्टून दिखाऊंगा। कार्टून नहीं, वो वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम। अपना आज का आर्गुमेंट आप 2 या 3 फकरों में समराइज कर सकते हैं? मैंने तो ये अपनी तरफ से ये पुराने जो है ना आयात, इनमें समराइज करने की कोशिश की है। मगर वो हो सकता है आपके जहन में एक और चीज आई हो, मेरे जहन में एक और चीज आई हो, मगर व्हाट्स द बेसिक आर्गुमेंट? बेसिक आर्गुमेंट देखें, हम अगर उस कॉस्मिक स्कीम में जाएं तो द कॉस्मोस हैज 2 poles, one is the material pole and one is the spirit pole. एंड तो शुरू कहानी स्पिरिट पोल से होती है और खत्म जो है वो मटेरियल पोल में होती है। एंड मटेरियल विदाउट स्पिरिट डिसइंटीग्रेट्स, जैसे कि डेड बॉडी की हमने मिसाल दी थी। सो द सेम अप्लाइज टू द कॉस्मोस। हैविंग दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर there will be some who will be representing the spirit, and there have to be some who will represent the darker side, which in a sense the material support for the manifestation of the spirit
इसका ना वैसे बड़ा खूबसूरत एक हिंदू क्रिएशन मिथ है which is used for explaining the structure of architecture. हमने वो हष्ट बहिष्ट प्लेटफॉर्म देखा था ना, हष्ट बहिष्ट का नहीं, आपको सॉरी नहीं, मैंने दिखाया, दूसरी क्लास को दिखाया है, रॉन्ग रेफरेंस। मगर बेसिकली जो बेसिक ग्रामर ऑफ आर्किटेक्चर है उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको कहते हैं 8 पैराडाइज प्लेटफॉर्म। बेसिकली आपने जन्नत का नक्शा जमीन पे सब्त करना है, मगर इसको जैसे हिंदू ट्रेडिशन एक्सप्लेन करता है उसमें यही बात आ जाती है। उसमें ये कहते हैं कि इनिशियली मैटर वाज chaotic, उसको वो कहते हैं वास्तु पुरुष, यानी कि मैटर जस्ट ऑन इट्स ओन, इट हैड नो फॉर्म। देन द एंजल्स पिन्ड इट डाउन एंड बेसिकली जो आसमान का नक्शा था या हेवन का नक्शा था, जो एंजेलिक नक्शा था, वो जमीन पे सब्त हो जाता। तो वो जो chaotic सब्सटेंस था वो कंट्रोल भी हो जाता है और उस पे हेवनली फॉर्म सब्त हो जाती। तो ये मिथोलॉजिकली वही प्रिंसिपल बता रहे हैं कि chaotic matter has to be informed by the spirit, so it becomes a cosmos as to opposed to a chaos. तो बेसिकली इससे मैं उसको रिलेट करूंगा यावर से। जी रजा जी, यावर साहब। नहीं, मैं ये कहना था, ओके, आई अंडरस्टैंड इट बेटर, आई थिंक। अच्छा, हाँ, और भी अभी इंशाल्लाह टाइम है हमारे पास। जी रजा साहब। अच्छा, मेरे ज़हन में जो सवाल था ना, वो पिछली दफ़ा डॉक्टर साहब ने भी उस पर इशारा किया था, और अभी इस आज की बहस से वो ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है कि फिर इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर या ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ओवरऑल अकल की या फिक्र की, या जिसे रैशनलिस्ट थॉट, या तो हम उसे लिमिटेड करके कह रहे हैं, उसकी क्या हैसियत रह जाती है, उसकी अहमियत और उसकी डोमेन क्या रह जाती है। क्योंकि डॉक्टर साहब जो अब्बास साहब ने पिछली दफ़ा ये बात की कि वही के बगैर और डिवाइन गाइडेंस के बगैर जो है अकल जो है वो हकीकत तक जो है वो राह नहीं पा सकती, या उसकी डेप्थ के अंदर नहीं जा सकती। अब उसके बरक्स अगर हम देखें तो खुद, मतलब अब मैं उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, मैं सब अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये रही है कि हत्ता इस्लामी मतलब फलसफे के अंदर जब बात की जाती है तो वहाँ फिक्र जो है वो या तअक्कुल जो है वो बुनियादी आपके पास आला है। हत्ता जो हमारे जितने भी इस्लामी फिलासफा गुजरे हैं उन्होंने वही की के ऊपर बहस की है, वही को मौजूद बहस बनाया है, लेकिन जो आला इस्तेमाल किया है, जो टूल इस्तेमाल किया, तो अकल ही है। और वो मतलब ये हो सकता है कि एक जगह आके कहेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, एक जगह आके कहेंगे अच्छा इसके बारे में हम मतलब हमारे हाथ खड़े हैं। जैसे इब्ने सीना के, मतलब मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन इब्ने सीना ने कुछ मौजूदात के बारे में जो माद से रिलेटेड थे वहाँ मतलब हाथ खड़ा किया कि इस पे मैं बहस नहीं कर सकता, ये मतलब वही ने क्योंकि कह दिया तो हम उसे कबूल करते हैं। तो लेकिन बाद के फिलोसफा ने जो है उसके ऊपर मजीद रोशनी डाली है, या फिर हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ कह लें कि तरीके रहे हैं फलसफे के। अब जैसे मशाई हैं, इब्ने सीना के पैरोकार हैं, सोहरावर्दी के हैं, मुल्ला सदरा के हैं, तो हर एक के मुख्तलिफ उसलूब हैं, लेकिन मतलब वो तब भी रीजनिंग जो है वो उनका प्राइमरी फोकस रीजनिंग ही है। तो अगर हम इस बहस के ऊपर आते हैं कि अगर आप प्योरली अकल से काम ले रहे हैं तो वो आपको, जैसे अब डेकार्ट के उसके अंदर हम देख रहे हैं, अब शुरू तो अब वो मतलब कई हमारे यहाँ ये मुआजना भी किया जाता है कि गजाली ने भी उस शख्स से शुरू किया था, या उनके बारे में भी मिलता है कि उन्होंने ये उसी तरह का सवाल उठाया, हालांकि फिर उनका जाहिर है उसलूब अप्रोच वो सारा कुछ फर्क है। लेकिन हमारे भी उलमा के अंदर के मतलब उन्होंने शक से शुरू किया और हर चीज को शक की निगाह से देखा कि मैं यकीन और मार्फत तक बिल्कुल अकल के थ्रू कैसे पहुंच सकता हूँ। तो मेरे लिए फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अगर हम एक तरफ बात करते हैं कि अकल जो है वो कहने के बातिनी हुज्जत भी कहा जाता है ना इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर, कि ज़ाहिरी या एक्सटर्नल हुज्जत जो है वो अंबिया हैं, औलिया हैं, जो आपकी इंटरनल हुज्जत है आपकी अकल है। तो फिर अकल कितनी रिलायबल है, उसकी पहुंच कहाँ तक है, क्योंकि उसमें फिर ये वाला जो डेकार्ट के साथ हुआ ये तो फिर मतलब हर जगह ये वाला मसला है। वैसे तो अब्बास साहब जवाब देंगे शायद, मगर वैसे ये कहना चाहूँ पिछली क्लास पे इस पे बात हुई थी, अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी कि नहीं? पिछली जो रेनेसांस वाली क्लास है, परसों नहीं परसों तो मैं खुद था, मैं सुन रहा था, तो उसमें मतलब इशारा किया था, लेकिन मैं तब भी वो टाइम खत्म हो गया था, तो मैं डिटेल से पूछना चाह रहा था कि इस पे अगर सुनते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं ये आपसे डिसएग्री करूंगा। डेकार्ट के केस में तो ये है ना कि वो जो भी क्या कहते हैं अपनी रैशनल फैकल्टी का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ, जो भी रैशनलाइजेशन हो रही है वहाँ इंटेलेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि जो मुस्लिम फिलासफा की आपने बात की, खासतौर पर मुल्ला सदरा की बात करें तो इस मुल्ला सदरा जो है उनके जो प्रेमिसेस हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, जिससे वो अपनी रैशनल इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, वो मुकाशफे के थ्रू वो कश्फ हुई है। वो जो एक्सियम्स हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, जैसे जो तशकीक है, बेसिकली जो रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की उनकी सारी डिस्क्रिप्शन है, वो मुकाशफे से उनको पता चली है बेसिकली। तो जो उनके पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर हैं बेसिकली, वो मुकाशफे के थ्रू उनको पता चले। वो उनकी जो अकल है या फैकल्टी ऑफ रीजन है, दैट वाज फर्स्ट गाइडेड इल्यूमिनेटेड बाय द इंटेलेक्ट। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अब इन प्रेमिसेस को लेके आप रैशनल फैकल्टी के थ्रू उन्हीं नताइज तक पहुंचेंगे जो आपको वही बता रही है। लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, वो जो एक्सियम्स हैं, वो खुद कहते हैं मुल्ला सद्दा, वो मुकाशफे के थ्रू पता चले। मतलब जो रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, वो जो ग्रेडेशन है, ये मुकाशफे के थ्रू उनको पता चली। ये रैशनल इंक्वायरी के नतीजे में उनको नहीं पता चला। उन्होंने शक से स्टार्ट नहीं किया। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। इब्ने सीना ने, आई डोंट नो, हो सकता है उन्होंने शक से स्टार्ट किया और इसलिए वो एंड में आके बेचारे बेबस हो जाते थे और कह देते थे कि वही ने चूंकि बताया इसलिए मैं मान लेता हूँ। मुल्ला सदरा के केस में ऐसा नहीं, उन्होंने बिल्कुल शक से स्टार्ट नहीं किया। आई डिसएग्री विद यू। दूसरा एक और, वैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ तैमूर साहब, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी। नहीं, मुझे मेरे ख्याल में सवाल में एक और पहलू सवाल में ये नजर आया था, जो कि मैं हो सकता है मैं गलत हूँ। सवाल में मुझे ये पहलू नजर आया कि क्या अकल को हम कम अहमियत तो नहीं दे रहे। मतलब कि अकल की, अगर हर चीज को हम हमें अकल इस्तेमाल करने के बारे में कहा गया था और फिर जो भी मिसालें दी गई थी, तो जहां तक मेरा, अगर ऐसी बात है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो बात पिछली दफा हुई थी वो ये हुई थी कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज की हद क्या है और अकल उसमें क्या रोल प्ले करती है। वो भी एक पहलू था। वो ये था कि एक हद के बाद जो, चूंकि डिकार्ट का ने जब ये सफर अपना शुरू किया और उसकी वजह से अब आजकल ये है कि नतीजे पे हम ये पहुंचे हैं कि हमारी जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं वो अगर जो 5 वो हैं सेंसेस और उससे बियॉन्ड अगर नहीं होगी तो वो अकल उसको रद्द करेगी या कर सकती है, क्योंकि उसे एविडेंस चाहिए और एविडेंस जो है वो इंपिरिकल बेसिस पे उसे चाहिए। और इंपिरिकल बेसिस ये कहता है कि जी रिपीटेबल होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद अकल जो है वो उसको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं होती। ये मेरे ख्याल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम ये कहते हैं कि वही जो है उसकी जो सोर्स है वो उसकी कुछ और है। तो जी मसलन गजाली ने भी जब अपना सफर शुरू किया तो उन्होंने शक तो पता नहीं था कि नहीं, लेकिन ये उन्होंने उसको समझने के लिए किया था। और उनका भी कंक्लूजन एब्सोल्युटली ये था कि जो वही की जो सोर्सेज हैं या जो तसव्वुफ हमें बताता है वो असल वो ही सिर्फ इसका आंसर दे सकता है। हर चीज को उन्होंने रद्द किया था। फलसफे को रद्द किया, बातनी जो वो था उसको उन्होंने रद्द किया, कलाम को उन्होंने रद्द किया। बिलाखिर उन्होंने जहां पे रुके थे 10 साल, जहां पे उन्होंने अपना सफर किया था, वो उन्होंने तसव्वुफ का सफर था उनका। और जिस पर उन्होंने कहा कि यहां से मुझे सारे सवालात मिले। फिर उन्होंने अपने कीमिया सआदत को समराइज, वो जो बुक है वो भी लिख दी, लूम भी लिखी उन्होंने। तो वो सारी उसके बाद थी। तो ये मेरे ख्याल में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे कोर्स में बार बार खुलेगी बात कि कहाँ तक हमने अकल को, हम ये नहीं कह रहे कि इस्तेमाल ना करें, उसके बगैर तो हम सोच ही नहीं सकते। तो वो, लेकिन जो हमारी रिलायंस है वो किन चीजों पे हो सकती है और किन चीजों पे हम बेबस हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये एक मुझे पहलू था, शायद न सुना या नहीं सुना, लेकिन मैंने कहा ये से क्लियर कर दूं। बस मैं ये कहना चाह रहा था तैमूर साहब। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। हाँ अब्बास साहब आप कर लें, फिर फारूक साहब कुछ कर। बस छोटा सा पॉइंट है कि मतलब ये जो इसको आप ताकुल कह रहे हैं या फैकल्टी ऑफ रीजन का इस्तेमाल, ये कुछ बंदिशों में रहकर अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स लेड डाउन बाय द रेवलेशन,
तो ये ताकुल करना या फैकल्टी ऑफ रीजन, ये इट कैन बिकम एन इक्वेशनल कॉज फॉर द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द इंटेलेक्ट आल्सो, इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन के लिए इट कैन बिकम एन इक्वेशनल कॉज। तो ये इसका फायदा होता है, क्यों नहीं होता। इंटेलेक्ट को एक्चुअलाइज करने के अंदर एक सही प्रॉपर मेंटल एक्टिविटी आपके बहुत से साइकिक ऑब्स्टिकल्स को भी रिमूव कर सकती है, जिससे फिर क्या कहते हैं आपका इंटेलेक्ट एक्चुअलाइज हो सकता है। तो ये बिल्कुल फजूल नहीं है, बट लेकिन वही के साई के अंदर रहते हुए ये रैशनल एक्टिविटी होनी चाहिए। बस मेरा यही कमेंट। थैंक यू जी। फारूक साहब। जी, मैं भी इसमें यही बात इन्हीं को सेकेंड ही करना चाह रहा था, और उसको एक और तरह से कि मेरे अपने कुछ चंद दोस्त हैं जो कंटेम्प्रेरी सोच के हिसाब से बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं। मतलब 2-3-4 ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। यूएसए से, इंग्लैंड से पीएचडीज हैं इंजीनियरिंग के, हार्ड साइंसेस के फील्ड्स में, और बड़े वेल मीनिंग लोग हैं। और अगर आप उनको जाती तौर पे देखें तो दे आर ऑनेस्ट, ट्रुथफुल अपनी डीलिंग्स में और हर चीज में। जब आप उनसे रिलीजन की डिस्कशन ज़ाहिर है दोस्तों में होती है, तो एक बंद कमरे के अंदर है, उन्होंने अपने आप को रैशनलिज्म के अंदर ऐसा वो कर लिया कि अब वो एक बंद कमरे के अंदर, उस बंद कमरे के बाहर बेशक हाथी खड़ा हो, दे कैन नॉट सी इट। वो बंद कमरे के अंदर तो सारी की सारी आर्गूमेंट करेंगे। तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट जब होता है, आप उनको खुदा की बात करें, आप उनको कुरान की बात करें, आप किसी और की बात करें, तो जैसे कि ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो कोई और भी कह सकता है, वो तो वो भी कहता है। तो उनकी स्टार्टिंग एजम्पशन कोई भी नहीं है, उनकी स्टार्टिंग एजम्पशन प्योर लॉजिक है। उससे बाहर उन्होंने अपने आप को बाउंड कर लिया। और इस वजह से मैंने फॉर ईयर्स डिस्कशंस किए हैं, ऐसे लोगों से गपशप होती है, और आप उनको विद पेन यू सी के वो उसकी साइकिल में चल रहे हैं, वेल मीनिंग पीपल, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। लॉजिकली दे कैन नॉट कन्विंस देमसेल्फ, और लॉजिकल कन्विंस होने के बगैर वो आगे एक स्टेप नहीं लेना चाहते। तो मेरी अपनी ये है कि जब तक वो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास ना हो, एक बुनियादी एजम्पशन ना हो, जो एग्जाम में आप कह लें, जो मैथ में भी होते हैं, साइंस में भी होते हैं, वहां भी होते हैं, एजम्पशंस होती हैं। इस फील्ड के अंदर आपने अपने आप को कन्फाइन कर लिया कि मैं तो किसी भी चीज पे यकीन नहीं करता, हालांकि साइंस में भी एजम्पशंस हैं हर चीज में। तो ये बुनियादी बात है, इसके बगैर आप इस गुब्बारे से या इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते जब तक स्टार्टिंग पॉइंट ना हो। और सेकेंडली ये कि रैशनलिस्ट को मैंने देखा है कि रैशनलिस्ट जो हैं वो रैशनलिज्म को, या इवन एथीइज्म इसका एक दूसरा नाम ले लें, तो वो उसको उसी सख्ती से, उसी सीरियसनेस से उस पर अमल करते हैं जिससे कि कोई और इंसान अपने मजहब पर अमल करता है, इस्लाम पे, क्रिश्चियनिटी पे, वो उतनी ही सख्ती से उस पर कारबंद होते हैं। उसके खिलाफ कोई बात करे तो उसको बड़ी डिफेंड करते हैं, दे स्टार्ट फाइटिंग एक्चुअली। तो मतलब बुनियादी पॉइंट ये है कि जब तक एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है आपके पास, जो कि जाहिर है कि कहीं और से खिला से नहीं आएगा, वो एक प्रॉफिटिक चेन है जिसके थ्रू आपके पास, या इनिशिएटिव चेन के थ्रू आएगा। अगर वो एजम्पशन आप मान लेते हैं तो फिर लॉजिक ही लॉजिक है, लॉजिक उसके अंदर फिर आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो फिर आप लॉजिक आपको घुमाता रहेगा फॉर ईयर्स, फॉर डिकेड्स, मे बी फॉर अ होल लाइफ टाइम। तो ये इसमें मैं एक अपना पॉइंट दोबारा कमेंट में करना चाहूंगा, जो शायद मैंने कुछ सेशंस पहले भी किया था, कि इस पे जरूर हमें गौर करना चाहिए कि जब रीजन इंटेलेक्ट से कट ऑफ होता है तो फिर रीजन को क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं। एक दो एग्जांपल्स हमने पहले दी थी, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। मतलब मिसाल के तौर पे, जैसे आप प्री डेस्टिनेशन ऑफ फ्री विल को कैसे रिकंसाइल करेंगे, ये एक एग्जांपल है। ये रीजन ऑन इट्स ओन ये नहीं कर सकता। उसके बाद यूनिटी और मल्टीप्लिसिटी दोनों हैं, इसको कैसे रिकंसाइल करेंगे, हाउ मल्टीप्लिसिटी प्रोसीड्स फ्रॉम यूनिटी, ये कैसे, ये रीजन ऑन इट्स ओन नहीं कर सकता रिकंसाइल। फिर आगे जाके एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आगे जाके इस कोर्स के अंदर उसकी बड़ी अहमियत है, कि सिंबल और सिंबलाइज्ड में नाता या कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करना है, ये रीजन ऑन इट्स ओन नहीं कर सकता। रीजन ऑन इट्स ओन अगर आप उसको लेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द डिनायल ऑफ दिस सिंबल स्पिरिट। सीधी सी बात है, वो नहीं हो सकता। वो फैकल्टी ऑफ रीजन के कैपेसिटी में नहीं है कि वो सिंबलिज्म को एक्सप्लेन कर सके बेसिकली। तो ये इस तरह की चीजें हैं, इन पे आप जरूर गौर करें। ये चैलेंजेस रीजन को दरपेश होते हैं इफ इट इज नॉट गाइडेड बाय इंटेलेक्ट और रेवलेशन, प्राइमरीली रेवलेशन। ये बेसिकली बात है। और इसी की वजह से वेस्ट के अंदर भी सारे मसले मसाइल इन्हीं चीजों की वजह से, वो इन्हीं चीजों को रिकंसाइल नहीं कर पाए थे बेसिकली। तो मेरा तो यही है सजेशन कि इन चीजों पे
फोकस करेंगे आपको थ्रू आउट द कोर्स बड़ा फायदा देगी। और रजा इस हवाले से वो जो पहले थी ना रीडिंग नसर की, उसको बड़ा नॉलेज ही से शुरू करते हैं। पहला जो 1.25 पेज है कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, वो उसको बिल्कुल डिवाइन तक पहुंचा देते। दैट इज द करेक्ट कह ले द होल कट ऑफ जैसे कह रहे हैं ना, क्योंकि ये कहा गया है कि जो रीजन है इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिरिट और द इंटेलेक्ट इन द ह्यूमन सोल। उस तरह से दिस इज द हाईएस्ट फैकल्टी। हजरत अली ने इसको कितना उसको एक्सटॉल किया है। तो ये वो रीजन है जो रूह से नहीं कट ऑफ हुआ। वो फिर उस तरह तो इट कैन लीड यू टू राइट नॉलेज टू ग्रेटर हाइट्स। तो मगर ये है ना, यही तो फर्क आया लेट एंटिक्विटी में, फर्क आया ना। उससे पहले तो अरस्तु, सोक्रात, अरस्तु, प्लेटो, ये सारे रीजन का इस्तेमाल विद इन मेटाफिजिक्स कर रहे थे। ये प्रॉब्लम आया कि बाद वालों ने, मॉडर्न लोगों ने उनको रीड रैशनलिस्ट तरीके से किया, जो कि बिल्कुल फॉल्सिफाई हो जाता है। यानी कि अफलातून के अपने जुमले ही गलत हो जाते हैं। वो कुछ कह रहा है, वो कुछ, उसको उल्टा ही बन जाता है। हमने थोड़ा सा उसको देखा था शुरू में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और वैसे एग्जांपल है, जैसे प्लेटो का बड़ा मशहूर जुमला, ब्यूटी इज द स्प्लेंडर ऑफ द ट्रुथ। ब्यूटी मतलब वो ब्यूटी को ट्रुथ के साथ क्या कहते हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब रीजन ऑन इट्स ओन वो इसमें भी बंदे को शक में डाल देगा कि ब्यूटी और ट्रुथ आपस में, इनका क्या आपस में आइडेंटिटी है। ऐसा मुमकिन है कि कोई चीज बदसूरत हो लेकिन वो हकीकत से उसका ताल्लुक हो, और ऐसे भी हो सकता है कोई चीज खूबसूरत हो और उसका हकीकत से ताल्लुक ना हो। मतलब यहाँ भी वो डायकोटमी रीजन ऑन इट्स ओन क्रिएट कर देगा। मतलब शक ही डालना है ना, इंसान के जिनमें शक ही पड़ना है। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो कि हुई हैं। जैसे कांट जो है वो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली कहता है कि ये कोई आइडेंटिटी नहीं है ट्रुथ और ब्यूटी के अंदर। वो ये कहता है, बात करता है, जब वो अपने उसके मोरालिटी के सेक्शन में आप जाके देखें, वो कहता है कि कोई आइडेंटिटी नहीं है ट्रुथ और ब्यूटी की। बेसिकली इस तरह की बातें होती हैं। तो ये कहाँ से, अब ये प्लेटो को कहाँ से ये पता चला है ब्यूटी इज द स्प्लेंडर ऑफ द ट्रुथ? ये विजडम कहाँ से मिला? ये इंटेलेक्ट के थ्रू मिला है। ये कोई रैशनल इंक्वायरी के नतीजे में नहीं मिला है बेसिकली। ठीक है नौशीन। कौसर साहब, आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं वो, मेरी आवाज आ रही है जी? जबरदस्त। अच्छा, वो मैं अंदाज आप देख रहा था कि मौलाना की गजलों में पहले मैं समझा कि शायद सिर्फ शायरी का हिसाब से बात भी होगी, मगर आज इत्तफाकन उनकी गजल मुझे मिली तो उसमें उसका तर्जुमा आरबरी साहब ने भी किया हुआ है। तो उसमें कुछ इस किस्म की बातें हुई जो आज आप कर रहे हैं। तो मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो वो 10 लाइनों की है, मैं वो पढ़ देता हूँ मैं, तो बाद में गज़ल और तर्जुमा दोनों ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि here someone is hidden, suppose not that you are alone, she has very sharp ears, do not open your tongue to evil, that pari has taken lodging by the fountain of your heart, thereby every form of image has become manifest to you. Wherever a fountain is, there is a place for paris. You must act cautiously there. Since these 5 fountains of the senses are flowing over your body, know that it is by the superintendence of that fairy that sometimes they are stopped by, sometimes sets flowing. Know also that those 5 inward senses, such as imagination and conception, are likewise 5 fountains running towards the pasture. Every fountain has 2 superintendents and 50 controllers. They disclose their forms to you in the time of burnishing. The paris smite you if you are unmannerly, बेअदब होना.
for this kind of famous parir impetuous and shows no favor. Determinism यानी तदबीर और तकदीर की बात. Determinism beguiles deliberation, saying, now leap into action. Its cunning has snatched the blanket from 100,000 such as we. Behold the birds in the cage. Behold the fishes in the net. Behold the hearts lamenting on account of that knowing trickster. Open not your eyes surreptitiously on an idol out of treachery, lest that all-seeing prince cast you out from disregard. Several verses still remain, but this fountain has sunk into the ground. That will bubble up from the fountain when we leap up tomorrow. ये 11 उनके मिसरों की एक गजल है जो 5 इंटरनल सेंसेस और 5 आउटर सेंसेस पे थी और तकदीर और तदबीर पे थी, तो मैंने कहा ये शेयर कर दूं. मैं ग्रुप में दोनों फारसी का भी और बिल्कुल और इंग्लिश शेयर कर दूंगा. मेहरबानी जी. रजा आप बताएं, थोड़ी कुछ तशफ़ी हुई, ये चलता रहेगा डिस्कशन, तो अभी क्योंकि हम इसको वाइंड अप करें ना, बताएं आप कुछ अपना इस पे राय दें. नहीं, काफी हद तक तो चीजें मतलब वो खैर क्लियर हो भी रही हैं. अभी भी जो बताया उससे भी होगा. मैं वही सोच रहा था कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला शायद जो इन सेशंस की वजह से शायद रिजॉल्व होगा, वो वही है कि हमारा अब जैसे पहले भी ये बात हुई थी कि रीजन एंड इंटेलेक्ट का डिफरेंस, अब हमारे ज़हन में जो है वो रैशनैलिटी जो है, मतलब वो सुप्रीमेसी ऑफ रैशनैलिटी, वो हमारी तालीम और हमारे बैकग्राउंड और हमारे कल्चर की वजह से वो इतनी ज़्यादा रासिफ है हमारे जहनों के अंदर कि उससे हट के सोच रहे हैं किसी और जाविये से उसके ऊपर नज़र डालना बड़ा एक मुश्किल काम है कि ट्रेडिशनली कैसे अप्रोच किया गया उन चीज़ों को, और हम आदि किस चीज़ के हुए हैं. मतलब वो वेस्टर्न फिलॉसफी के इन्फ्लुएंस की वजह से कि बिल्कुल मतलब हमारी अप्रोच बिल्कुल वो वाली हुई है, तो वो शायद विद टाइम वो चीजें क्लियर होंगी. बिल्कुल ऐसे ही है. इसमें बस एक छोटी बात आप से खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि मदरसे में आज भी जो है ना मंतक पढ़ना लाजमी है, यानी कि द राइट फंक्शनिंग ऑफ लॉजिक लीड्स यू टू द ट्रूथ. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब इससे बड़ी मेरे ज़हन में भी जो सवाल का रीजन एक तरह से आया था या ज्यादा उस पे मैं सोचा था यही था कि अगर हम काउंटर भी करते हैं या जवाब देते हैं फलसफे में, तो मतलब आपके एटलीस्ट जो बेसिस हैं वो तो सेम होती हैं. अगर आपने किसी मटेरियलिस्ट को या किसी रैशनलिस्ट को भी इस्लामिक अप्रोच का बताना है या हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देने हैं, तो आप उसके अंदर मतलब ये इशारा तो नहीं कर सकते कि बिकॉज इट्स डिवाइन रेवलेशन या बिकॉज इट्स डिवाइन नॉलेज, तो मतलब दैट्स नॉट कन्विंसिंग. गजाली ने भी यही किया कि वो हकीकत तक पहुंचे, उन्हें यकीन तक पहुंचे, मगर उसको बयान तो एक लॉजिकल तरीके से किया क्योंकि वो ट्रेन थे. बिल्कुल. इसमें एक और बात मैं एक और बात इसमें करना चाहूंगा, ऑल्दो आई डोंट नो ये थोड़ी बिफोर हैंड शायद हो, मे बी फूड फॉर थॉट ही कर लें कि जैसे भी तैमूर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से बयान किया कि रीजन इट्स जो रीजन मतलब इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट, इसको आप कह रहे हैं इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन. और यहाँ इन्वर्टेड से मुराद अगेन अब ये कुछ लफ्ज हैं, इन पे जाके आप गौर करें कि वो हकीकत जो इंटेलेक्ट में सिंथेटिकली पाई जाती है, रीजन उसको एनालिटिकली बयान करता है. तो इट्स एनालिसिस इन द फेस ऑफ सिंथेसिस. एनालिसिस काइंड ऑफ इज एन इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ सिंथेसिस. अब ये चार पांच अल्फाज आ गए हैं, तो आप इन पे गौर करें जाके. बेसिकली आगे भी इसके ऊपर डिस्कशन होगी कि वो रीजन which truly behaves like a projection of the intellect, it explains things in an analytical fashion जो कि synthetically intellect में contained. ये इस तरह मतलब कि वो रीजन उसको थोड़ा फैला के बयान करेगा, सिम्पली भी हकीकत को थोड़ा फैला के बयान करेगा. चलिए इसको इस तरह कर देते. तो वो जो जी बताएं.
जी जी सॉरी, मेरे आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये 2-4 फिक्रे व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में आप डाल दें, जी जी बिकॉज ये बार जी बार जी पढ़ के जरा गौर करने वाली बात है समझ में। क्योंकि मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो भी पूछ रहे थे ना कि वो रीजन और इंटेलेक्ट में रिलेशन क्या है। तो वो रिलेशन बेसिकली अगेन, अब मैं एक दो और लफ्ज नहीं कहना चाह रहा, डायरेक्ट एनालॉजी एंड इनवर्स एनालॉजी वो बाद में भी आएगी। तो मतलब ये कह रहे हैं कि एनालिसिस इन द फेस ऑफ सिंथेसिस ये है, इसके ऊपर गौर करें बेसिकली, और जरूर ये गौर करें। ये एनालिसिस इन द फेस ऑफ सिंथेसिस ये जरा आई थिंक हाई लेवल वर्ड हो जाता है जब तक सिंथेसिस की समझ ना हो और एनालिसिस किस मतलब में है, मगर मैं जो आपको आपने एक्सप्लेन 2-4 करता हूँ, फिक्रे एक एग्जांपल, हाँ मैं एग्जांपल बताता हूँ। ऑल्दो एग्जांपल इतनी परफेक्ट नहीं है लेकिन शायद थोड़ा बहुत आइडिया कन्वे हो जाए। जैसे व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो मुख्तलिफ रंगों में बट जाती है, ऐसी है ना। अब वो प्रिज्म जी की जी इस तरफ जो मुख्तलिफ रंगों में बटी हुई जो आपको एक चीज नजर आ रही है, आप समझ लें वो एनालिटिकल व्यू है, और प्रिज्म से पहले वो जो व्हाइट लाइट है वो सिंथेटिक व्यू है। इसको इस तरह देखें, ओके। इससे शायद थोड़ी बहुत बात कन्वे हो जाए, इस तरह है। नहीं, ये अच्छी एनालॉजी है, और ये जो इन्होंने सवाल रेज किया है रीजन का रोल, ये आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, और आई होप इस पे बात होती रहे। बट आपसे वो रिक्वेस्ट होगी ये तो जो रीजन बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म, आप समझ, रीजन बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म, मतलब और वो रीजन व्हिच इज इल्यूमिनेट व्हिच इज गाइडेड बाय द इंटेलेक्ट इज अ पॉलिश्ड प्रिज्म, लेट्स से, जो कि सही मानों में क्या कहते हैं वो रिफ्रैक्शन करेगा, ये प्रोजेक्शन उसके थ्रू होगी। तो ये इस तरह है। ओके। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन या एक जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, आप हम अब अभी और मुझे लफ्ज नहीं मिल रहा, तो वही का एक्सपीरियंस वो एक ऐसा फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है कि आप बहुत से रीजन से बहुत से सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं जो अनएडेड रीजन आपको नहीं दे सकते। जी जारी बात, देखिए ना, अनएडिड रीजन के जो चैलेंजेस हैं वो 4-5-6 तो मैंने गिनवा दिए हैं ना, आपको मैं दोबारा रिट्रेट कर देता हूँ। एक तो जैसे डेकार्ट को मसला हुआ क्वालिटी क्वांटिटी, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी का ट्रेस, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी कैसे एक ही यकजा हो सकते हैं एक ही अंदर, एक ये चैलेंज था जिसकी वजह से फिर बड़े मसले आए। फिर प्रीडेस्टिनेशन फ्री विल, फिर हाउ टू रिकंसाइल बोथ यूनिटी एंड मल्टीप्लिसिटी। फिर एक और इशू भी आया आगे जाके वेस्टर्न फिलोसफी में कि जी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में क्या रिलेशनशिप है, ये रीजन ऑन इट्स ओन, ये बड़ा मसला हो रहा था ना उसको रिकंसाइल करना कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में क्या रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद सिंबल और सिंबलाइज में क्या रिलेशनशिप है, ये कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाए, इसको समझा कैसे जाए सिर्फ रीजन के थ्रू, विदाउट गाइडेड बाय इंटेलेक्ट एंड रेवलेशन। तो ये सारे चैलेंजेस हैं अगर आप रीजन को उसके उसके ऊपर छोड़ दें तो, क्योंकि वो शक से जब आप स्टार्ट करेंगे चीजों को तो फिर हर चीज में शक आ जाएगा। फिर ट्रुथ और ब्यूटी, इनमें क्या रिलेशनशिप है, ये जो एक और एग्जांपल आपके सामने आ गई बेसिकली। इस तरह की और बड़ी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी और एग्जांपल्स हैं, मैं तो चंद आपको बताएंगे। अच्छा सर जी, 1 मिनट रह गया, मुझे भी अपनी वो बच्चों की वीडियो दिखाना। जी 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 डेफिनेटली। जहां से शुरू हुए थे उसके इशारतन के ये सजेशन और आर्टिस्ट एज मीडियम्स विदाउट देम प्रॉब्ली नोइंग इवन कि ये, क्योंकि ये अगर दुनिया डिसइंटीग्रेट कर रही है तो साइकीज भी पोरस होती जा रही हैं। ये जब आप ये बुक पढ़ेंगे ना, इसमें सारी जहतों पे बात हुई है। अब हम कहाँ चलेंगे? अच्छा, तो मैं साउंड ऑफ करके सिर्फ आपको कुछ मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है आपके पास। अब इसमें 3 गेम्स के छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगा। ये पहला जो है ये हीरो वॉर्स बच्चों की गेम है ऑनलाइन, उसका एड है। ये आप देख सकते होंगे, ये डिमोनिक किस्म के कैरेक्टर्स, ये हीरोज नहीं, बेचारा हीरो उनसे लड़ रहा है। वो अच्छा, हाँ आजकल सही कह रही है, आजकल हीरोज का और गुड एंड बैड भी गेटमेंट हो गया पोस्ट मॉडर्न। ये देखें, डेकार्ट की तरह इसकी आंखों से भी स्पार्क्स निकले।
ये देखो वो पहले अच्छी थी फिर बुरी हो गई। डेविलिश। अब इन बंदों को जरा देखें, इन साहब को देखें। तो ये मुझे लगता है कि इमेजरी काफी स्ट्रॉन्ग और काफी नेगेटिव है। पॉइंट बन रहा है, पॉइंट ऊपर देखो कैसे खड़ी। तो सटनली ये साइकिज में चीज जा रही है और इसका इन्फ्लुएंस कहीं से आ रहा है ना, क्योंकि इस तरह की चीजें ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी में तो मानी जाती हैं कि ये पूरा एक है। एक चीज देख रही थी, हर एक से नहीं लड़ा वो मैथमेटिकली जो नंबर अभी काम से कि रास्ते पे जा रहा है, उसके रास्ते में जा रहा है, उसको सिर्फ हर एक तो जी अब बस इमेजरी आपको दिखा रहे हैं बच्चों की कंप्यूटर गेम्स की। अब बस क्या कैसे रशियन के बेचारे के लड़ते लड़ते उसका आर्मर भी सारा से छिन जाता है, फिर दोबारा जीरो से शुरू होता है। चले जी, ये एक छोटा सा ट्रेलर था, स्किप करते हैं ऐड। ये तो रिलेटिवली इनोसेंट है मगर इतना भी नहीं है। ये फेमस पोकीमॉन है, इसकी भी इमेजरी वैसे देखने वाली है। ये देख लें कितने खूबसूरत खूबसूरत। मेरे इनोसेंट से कार्टून बोलते डोनाल्ड मिकी माउस पिंक पेंगुइन। ये 1 मिनट ये देख लेते हैं फिर लास्ट पे आ जाएंगे। और वायलेंस माशाल्लाह कितना है, ये जो हीरोज भी हैं वो भी कितने वायलेंट और गुस्से वाले। और दूसरा ये कि दे लिव पैरेलल टू यू, इसकी पूरी जो राइटअप है ना बैक का। इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे ना तो और हैरान होंगे। वैसे अभी उसमें नहीं जा रहे हम, चलो ये इतना काफी है। इसको कैसे ये हो गया जी। अब ये आखिर में एक और वही शायद इसमें है, काफी बदसूरत सिस्टम है। हीरो वॉर्स, ये देखो, दिस इज रियली डिमोनिक। But you see the same sort of imagery now in films also, fantasy films. अब नॉर्मलाइज हो गया ये, और थोड़ा सा इसलिए मैं साउंड बंद किया कि वो आप फिर और सर मैं इस पे कमेंट करूं? पहले इस खोपड़ी को देख लें फिर करें। हाँ जी करें प्लीज। सर मैंने रिसेंटली ना एक नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन किया था, अनरियल इंजन, शायद आपने नाम सुना हो। तो वो अभी एक रिसेंटली अपडेट हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा रियलिस्टिक जो आप फिजिकल वर्ल्ड उसमें बना सकते हैं, और वो गेम इंजन्स के लिए बहुत यूज होता है। तो उसमें जितने भी मेरे साथ फेलो कोर्स ले रहे थे, तो वो सब लोग कोई भी हमें टास्क मिलता है ना, तो वो हमेशा डार्क और ब्लड और वायलेंस ही उसमें डिपिक्ट करते हैं। लाइक एक हॉस्पिटल कॉरिडोर भी अगर आपने डिजाइन करना है ना, तो वो ऐसे डार्क वर्ल्ड्स बनाएंगे। तो मैं इतना उस पर मैं ये ऑब्जर्व करी थी कि हमारी मेंटेलिटी ही ऐसी हो गई है कि हमें वो फैसिनेट करती हैं अब चीजें डार्क और हम सोचो इम्यूनाइज से हो गए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली। या ये देखें, वो राइट वाले को देखें जी। हतीम, कोई पॉइंट बन रहा है मेरी बात को? दिस इज जस्ट वन स्मॉल इलस्ट्रेशन, यू कैन फाइंड इट अक्रॉस।
जी जुबैर साहब, कोई बात रेलेवेंट लग रही है? सर डिसोल्यूशन एक, अच्छा, अब जाहिर है ये, अब क्योंकि हम जिस वर्ल्ड व्यू में बंद हैं उसमें तो ये फैंटेसी के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते ना। अच्छा मैं वैसे एक चीज सोच रहा था, ये जो इसकी जो बनाने वाले जो शुरू जहां से ये हो रहे हैं, वैसे ये आप नोट करें ये जापानीज कल्चर से आ रहा है, और मैं इस पे बार बार सोच रहा हूँ कि वेयर दे वेंट रॉन्ग, या ये उनकी ट्रेडिशन की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि जो मुझे उनकी ट्रेडिशन पता है उससे तो ये मुताबिकत नहीं रखते। लेकिन जो उनकी मैंने बारहा कहा कि जो उनकी नौजवान कौम है जो अभी है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। लेकिन ये 80s में आप देखें, 80s 70s में अटारी जो भी ये सारे थे, तो वहां से थीम्स शुरू हुई। तो इसका मतलब है कि ये उनकी ट्रेडिशन की कंटिन्यूएशन कहीं ना कहीं से तो हो रही है, तो मुझे ये ताना बाना नहीं मिल रहा उसका। चले इस पे सोचते हैं। अच्छा सवाल है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पोकीमॉन का आप जरा लफ्जी मतलब देख लें तो पॉकेट मॉन्स्टर, ये उससे आता है। तो दिस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ इंडिकेशंस के वो जो उसका पीछे आर्ग्यूमेंट चल रहा था गेनो का, उससे एक मुताबिकत पैदा करने की कोशिश की। इसमें मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। ये तो मतलब विजुअल लेवल पे बहुत ज्यादा क्लियर दिखा रहे हैं ना इसके अंदर। अभी आजकल की एनिमेशन जो है, क्या कहते हैं, कुछ 2-3 एनिमेशन बड़ी फेमस है, नेटफ्लिक्स पे भी बहुत ज्यादा है उनकी रेटिंग्स वगैरह। रिक एंड मोर्टी एक एनिमेशन है, बहुत ज्यादा चलती है। इसी तरह एक और है बोजैक हॉर्समैन। उनके अंदर अब आप उनका कॉन्सेप्ट देखें तो वो बहुत एक्टिवली, मतलब वो उनकी इवन डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाके अगर आप पढ़े ना, तो वो बहुत निहिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, और वो उनकी फिलोसफी इवन एक्सप्लेन्ड है। मतलब ये भी नहीं कि उन्होंने कहीं उसे ढके छुपे शुगर कोटेड, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा क्लियरली कि जी एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, कोई पर्पस नहीं है, कोई किसी चीज की पॉसिबिलिटी, मतलब वो इतना एंगेजिंग है कि अब उनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं और बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। मेरे अपने सर्कल में बड़े लोग देख रहे होते हैं, लेकिन जो फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस है ना, वो इतना डायरेक्टली टारगेट कर रहे होते हैं आपके नजरिए को, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को, कि वो अगर उस पर सीरियसली बंदा बैठ के सोचे कि इन्होंने इसके अंदर बात क्या किया, तो बहुत मतलब अजीब हो जाता है कि एक कार्टून शो के अंदर, एक एनिमेशन के अंदर इतनी गहरी बात हो गई है, और वो हम सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं किसी ना किसी लेवल पे। तो बस ये एक फिक्र का वो मैं आपके पास छोड़ा जा रहा हूँ कि वो एक स्ट्रक्चर दिया गेनो ने, उसकी रोशनी में देखते हैं तो बड़ा काफी कुछ नजर आने लगता है। मूसा, मुझे आपसे एक सवाल है वैसे इस टॉपिक से, वो ये कि इसको क्यों दिखाया जा रहा है, इस पे मैं आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ एक खास नजरिए से, कि एक तो क्यों दिखाया जा रहा है, एक तो ये कि बिकॉज इट सेल्स, ठीक है, ये मीडिया वो दिखाता है जो कि बिकता है, और इसीलिए जो टॉक शोज होते हैं उसमें वो बात करते हैं जो जिसपे लोग, जिसकी वजह से उसको ज्यादा देखना पसंद करेंगे और एड्स बिकेंगे वगैरह वगैरह। तो वो तो एक बात सामने की बात है, उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये वाली जो चीज है, अलबत्ता इसमें बच्चों को एक्सपोज करना डार्क चीजों से, ये एक तो ये कि वो एडिक्टिव है, ठीक है, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन इसकी आपके ख्याल में इसके पीछे कौन हो सकता है? आई मीन, कोई है इसकी थ्योरी आपके जहन में जो आप शेयर करना चाहें इस पॉइंट पे, या बाद में? क्योंकि मैं इसका कुछ कह नहीं सकता। मैं तो गेनो ने एक बात की है कि इसके ये तो पीछे फिनोमेना है ना, एक तो ये कि ये एक चीज हो गई है और हो रही है, तो लेकिन एक होती है मुनज़्ज़म तरीके से उसको आगे करना, उसकी बहुत मिसालें हैं, लेकिन वो फर्क जगहों पे है। बच्चों के साथ करना मुनज़्ज़म तरीके से, अदर देन द फैक्ट कि जी ये बिकेगी चीज वगैरह वगैरह, इसमें क्या हो सकता है? मैं मुनज़्ज़म बात कर रहा हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि मैं एट प्रिंसिपियल लेवल देखना चाहूंगा इसको, कि आप देखें, हम क्योंकि इसको कॉस्मोलॉजी के रोशनी में देखना चाहूंगा। कॉस्मोलॉजिकली अभी ये डिसइंटीग्रेशन का टाइम है, तो वो डिसइंटीग्रेशन साइकीज में भी होगी, नेचर में तो आप सबके सामने ही है, सोसाइटी में भी होगी, फिलॉसफी में भी होगी। तो उसका ही मजर होगा ना, जो उस जमाने का होगा नेचर, वो हर चीज में नजर आएगा। अब जरूरी नहीं है कॉन्शियसली हो, आप इस पर सोचना चाहिए। मैं भी सोचता रहता हूँ,
और जाहिर है कई चीजें उस तरह तो नहीं हो, लगता नहीं ना कि वो किसी ने सोच के ये किया होगा, मगर वंस अगेन वी वुड से कि सजेशन, नेगेटिविटी जो है वो पावरफुल हो रही है। मैं तो इसको ऐसे देखूंगा, इस तरह भी हो रही है, चाहे कॉन्शियसली हो रही है, सजेशन से हो रही है, वल्लाह आलम, क्योंकि ये सोल्स में भी तो है ना नेगेटिविटी। वो इसमें मैं सर जी जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा मतलब मेरा भी और मेरे सर्कल में वो एनिमेशन और कुछ मीडिया से जरा ज्यादा लेना देना होता है। तो अब हम आजकल एनालाइज कर रहे थे कि एनिमेशन स्टाइल, इवन रिसेंटली कार्टून नेटवर्क और इस तरह के जो बच्चों के टीवी शोज हैं उन पे एनिमेशन का एक बड़ा खास स्टाइल है जो एक शो से शुरू हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे शोज पे, और वो इतना डिसओरिएंटिंग है कि वो अब हमारा सारा बचपन कार्टून्स देखते गुजरा है, लेकिन ये कि हम खुद बैठ के वो नहीं देख सकते। वो 5 मिनट से ज्यादा देखें तो उलझन स्टार्ट हो जाती है कि ये हालांकि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन वो इतनी उसके अंदर अफरा तफरी, और वो अब वहां ये बात समझ आती है कि ये कॉन्शियसली बाकायदा अब वो एज की वजह से, लाइक जमाने की वजह से, कि पहले भी कार्टून्स बनते रहे हैं, बड़े अजीबोगरीब बनते रहे हैं, ये पोकेमॉन पुराने कार्टून्स है, लेकिन नए कार्टून्स के अंदर उसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। बस यही पॉइंट था जी। मजहर साहब ने माइक खोला है, आप कमेंट करना चाहें? देन एक एक करके मैं सबसे कमेंट लूंगा, फिर विल एंड द क्लास। नहीं जी, मेरा माइक गलती से खुला था, कोई हाँ, तो लॉजिक तो आपको ये, दिस वाज जस्ट टू कंप्लीट द आर्गुमेंट मेन हमारा, बट इट एक्सप्लेन्स आवर वर्ल्ड आल्सो एज इट इज टुडे मे बी। तो आखिर में कौन रह गया है? सायरा ने तो कर दिया मेरे ख्याल है कमेंट, समिया ने लिख दिया है। समिया आप इसको ऐड करना चाहेंगे तो कर सकती हैं। और फाइका ने तो शायद लेट ज्वाइन किया है, या आप आज की आपकी पहली क्लास है फाइका? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरी फर्स्ट क्लास है और मैंने अभी मुझे लिंक नहीं मिला था, अभी मिला है। अच्छा वो है, आपने तो बिल्कुल अभी रिसेंटली। जी जी बिल्कुल समझ गए। चलिए आपसे बाद में फिर बात अब टाइम। जनाब हतीम जी, मैं बस ये सोच रहा था कि उनके जो विनय के नॉन है, इन्होंने इन पे आके इस्लाम कबूल कर लिया था, जो थोड़ा सा मैंने तब देखा था, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो उनका वो जो सफ़र था थ्रू आउट एक हकीकत का, जो भी उनका सफ़र था, उसमें एक खास पॉइंट के पास जाके वो जो रूहानियत थी वो इस वजह से नजर आनी शुरू हो जाती है उनके काम में। एंड इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि वो भी एक रैशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा साइड पे रख के एक जो सोर्स ऑफ ट्रू विजडम जो था, मेरे ख्याल में उन्होंने वो वहाँ से लिया था, जो भी मुझे उनकी राइटिंग में ऐसा महसूस होता है जैसे कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें, जिस तरह इंटरेस्टिंग आप कुरान की जो आयतें दिखा रहे थे और आप भी बता रहे थे, और वो चीज़ नोट करने वाली भी थी कि किस तरह से उसी लाइट में वो चीज़ें प्ले आउट होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जब मुसलमान हो गए थे और उनका इवन उन्होंने अपना नाम भी चेंज किया था, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने फिर बड़ी डिटेल से स्टडी की और उसके ऊपर उस लाइट में फिर जो उन्होंने चीज़ें लिखी हैं इस ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड वो मतलब अपना उस तरह से अपने इंटेलेक्चुअल काम में इस्लाम को जैसे छुपाते थे, वो हक बस बयान करते थे, और उन्होंने लैंग्वेज मुख्तलिफ ट्रेडिशंस की इस्तेमाल की, क्योंकि जिस जमाने में लिख रहे हैं इस्लाम के हवाले से तो बहुत ज्यादा नफरत पाई जाती थी। तो ये मगर वो इस्लाम उन्होंने काफी पहले कर लिया था, ज्यादातर किताबें उनकी इसी डगर की हैं। जवानी में जाहिर है वो और तरह से लेट में आप किया था ना, आई थिंक अर्ली 18th सेंचुरी में शायद, मतलब 19 समथिंग में। वो पढ़ ले, होगा विकिपीडिया पे, मगर काफी वो मतलब 20-25 साल तो रहे इजिप्ट में मुसलमान बन के, और मुसलमान शायद फ्रांस में बन गए होंगे, पता नहीं मुझे। हाँ, तसव्वुफ से ताल्लुक था। शेख अब्दुल वाहिद याहिया कहलाते थे और बड़े नूरानी किस्म के आदमी थे, मगर उनको अपने आप से काम था कि ये इन्होंने ये पूरा ये जो नहीं है कॉन्सेप्ट और क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी बेस्ड ऑन सेक्रेड अंडरस्टैंडिंग्स, तो उन्होंने देखा कि तमाम ट्रेडिशंस के असूल एक ही और इस्लाम बाकी छुपाया उन्होंने। एनीवे, तो अगर किसी ने कुछ ऐड करना है तो करे, तो फिर हम। सर एक सवाल कर लूं? जी जी।
जब आप शुरू में बात कर रहे थे ह्यूमन एजेंट्स की, और साथ में आपने रूह वाली बात भी की थी कि रूह अगर निकल जाए तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो मुझे उससे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा था, जो इब्लीस का जो था, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, इब्लीस का फरमान इब्लीस की अपने मजलिस से शुरा, इब्लीस की यस, मजलिस से शुरा। तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं इसको, जिससे उन्होंने कहा था कि वो फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दे। लाइक इब्लीस भी शायद यही अपनी डिपिक्ट बोल रहे हैं अपने फॉलोअर्स को कि रूह अगर अलग हो जाए तो आप अपना वो मकसद अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बाकी एक जो सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बिंग वीडियो थी जो मैंने नहीं दिखाई, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उसमें भी समझे इसी का इलिस्ट्रेशन है। वो एक शख्स है, उसका अपना एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वेरी सक्सेसफुल। उसके साथ जो होता है अपनी एज वन पर्सन, तो सॉर्ट ऑफ द डार्क साइड ऑफ, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, मगर उस लॉजिक में जो हम जहाँ पे अब पहुंचे हैं उसमें इट इज ऑल्सो एन इलिस्ट्रेशन। तो उसका इंटरव्यू जो है, उसका लिंक यूट्यूब वाला मैं आपसे शेयर करूँगा। जी रजा। वो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है, मैं वो जरूरत से ज्यादा इनपुट दे रहा हूँ कुछ जगहों पे। बड़ी खुशी। मैं सिर्फ जहाँ एक चीज पहले मेरे जहन में आ रही थी, जहाँ उन्होंने डिसइंटीग्रेशन की बात की है, और वो इन्वर्स पिरामिड वाली चीज आपने पिछली दफा डिस्कस की थी कि वो मजीद जो है खराबी मजीद बढ़ेगी, तो वो मैं बड़ा ज्यादा रिलेट कर पा रहा था पोस्ट मॉडर्निज्म से, जो मतलब हमारा बिल्कुल जिससे करीबी तरीन जो दौर बनते हैं, उसके अंदर वो जो पहले मटेरियलिज्म और वो जितने भी एथिस्टिक या रेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो किसी ग्रैंड नैरेटिव के अंदर वो बाकायदा समझे जाते थे, माने जाते थे, एक बहस थी। हम जिस दौर के अंदर मतलब पिछले 30-40 साल से अंदर, तो बिल्कुल ही असलन वो इन्हिदाम हो गए हैं, उनका खत्म हो गई है। तो मैं बहुत ज्यादा उसे हो रहा था कि मतलब वो जो गैनॉन है वो खुद उस दौर से पहले के हैं, और वो मतलब वो एक तरह से उसकी सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन लगती है कि बस अब इसके बाद तो मजीद इससे भी ज्यादा खराबी आने वाली है, जो हमने फिर बाद में देखी। तो और जहाँ एजेंट की बात है, वो मैं शेयर भी करूंगा ग्रुप के अंदर। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी और फिर वो एक बुक मुझे मिली, जिसके अंदर उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म जो आर्ट है उसके अंदर CIA की इन्वॉल्वमेंट, अब ये आई नो कि वो बहुत पॉलिटिकल वो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बड़ा एक अमेरिकन ऑथर है उन्होंने, और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसे एक्सप्लेन किया है कि कुछ नैरेटिव्स और कुछ मूवमेंट्स और कुछ जो स्टांसेस हैं, जो हमें तो लग रहा होता है कि अच्छा इसके पीछे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, वो बड़े एक्टिवली प्रमोट भी किए गए हैं। अब वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी किए गए हैं, तो आइडियोलॉजिकली भी इस तरह से पीछे जाहिर होगा। तो बस ये मेरा थोड़ा सा इनपुट था। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया सबका। उम्मीद है कुछ Musab, there's this Protocols of the Learned Zion. I thought that's very eye-opening also. I read it long ago. Protocols of the Learned Zion. उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या। I thought it was very, very interesting and one can relate कि anti-traditional जो है, वो सब कुछ anti-traditional है। इन अ सेंस उसमें जो है कि जो सेक्युलर दुनिया के और सेक्युलर बनाने वाला भी उसमें नजर आता है कि जैसे, मगर ठीक है, हम तो उसको फिर भी असूली सतह पे देखें तो बेहतर है। बाकी तो वन कैन नेवर बी श्योर ना कि एग्जैक्टली कुछ कर रहा है, कुछ साजिश है, उस तरह सोचने लगे तो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि ये शायद इंसानों से मावरा कुछ प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, चाहे वो डार्क हो या वो लाइट हो। उस तरह देखते हैं तो ज्यादा समझ आती है, वरना फिर वो क्या उसे कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट बन जाते हैं। वो फिर वो हर चीज को वो नीचे ले आते हैं। वल्लाह खैर ये भी हमारे जमाने का एक है, तो उसमें नहीं ज्यादा शायद पढ़ने की जरूरत। जी फातिमा। सर मैं यही मेरे माइंड में आ रहा था, क्योंकि अभी पहले मैंने क्लास तो सुनी नहीं, अभी मैंने ज्वाइन किया, तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब हर चीज को अगर क्रिटिकली हम सोच रहे हैं, तो बेसिकली कहा जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और मतलब इसके बारे में ना सोचो तो बेहतर है, क्योंकि जितना सोचो तो लगता है कि वो उतना ही डार्क होता जा रहा है। तो इसमें मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाह रही थी।
इसके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप पिछले जो है ना लेक्चर्स वो सुने तो आपको एक कंटिन्यूटी नजर आएगी। एक सफर है ये, जदीद का सफर जो है वो कहीं से शुरू होता है और कहीं को जा रहा है। तो आज हमने उसका एक सर्कल बना दिया, अब हम फिर पीछे कहीं जाएंगे। अगली क्लास में हम फिर, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो हम डेकार्ट पे आए कि ये साइंटिफिक मेथड जिसने बनाया। फिर हम जो अगला दौर है साइंटिफिक रेवोल्यूशन से एनलाइटनमेंट का, उस पर आएंगे। इस तरह करके फिर पोस्ट मॉडर्न तक आएंगे। तो थैंक यू। खुदा सर ये सॉरी, ये एक क्विक सा सवाल था, इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन ये जो रेन ऑफ क्वांटिटी है, आपने तो एक ही धक्के में आपने तो उसको आखिर तक पहुंचा दिया, तो हम वापस आएंगे इस पे या नहीं? बुक दे दूंगा, ये बुक हमको 12 सिटिंग्स में 12 चैप्टर पढ़ते मैं वही हैं। कह रहा हूँ, हमने पिछले साल तो बड़ा इसको रगड़ा है और आपको 6 सिटिंग्स में कराया था जी। तो बस बाकी बुक दे देंगे, जिसने पढ़नी है पढ़ ले। मेरे ख्याल से उसका बेसिक जो हाइपोथेसिस है वो तो क्लियर हो गया। ठीक। हमें तो उसमें से प्रिंसिपल्स अखज़ करने थे जिसकी रोशनी में हम मॉडर्निटी को समझना चाह रहे हैं। हम वो ना भूल जाए ना कि असल किस सफर पे निकले। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।